तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 700 सीरीज के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7.1 पे आओ और इसमें ऐसे 700 पे आओ। तो 700 क्या था सर? ऐसे फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्म करना ओपिनियन और रिपोर्ट किस पर करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करना है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चंस को देखो अपन, आज थोड़े क्वेश्चन करेंगे और अपन जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, है ना। एमएन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया इनको स्टैट ऑडिटर, किसका? कोटल लिमिटेड का। कौन से साल के लिए? 2021 के लिए। ठीक है, कौन सा धंधे में? यार्न मैन्युफैक्चरिंग। कोई सा धंधा करे, अपने कोई मतलब नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ कॉटन गिनिंग इज आल्सो डन विद इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस। ये किसके अंदर होता है? फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर ही होता है। रो कॉटन ये लोग परचेज करते हैं और प्रोसेस कर देते हैं इन हाउस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको। कंपनी को एक नोटिस आया, कंपनी को किससे नोटिस आया? स्टेट गवर्नमेंट से, कि इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप लोग सबको स्क्रीन दिख रही है ना पूरा अच्छे से? कोई दिक्कत थोड़ी है। तो डिपॉजिट करना पड़ेगा मार्केट डेवलपमेंट फीस। इनको क्या करना पड़ेगा सर? मार्केट डेवलपमेंट फीस देनी पड़ेगी। मार्केट डेवलपमेंट फीस इनको देनी पड़ेगी 5 साल की, जो बाकी है कितनी? 10 करोड़ रुपए। ठीक है, कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो सेम बिजनेस में, इन्होंने डिपॉजिट नहीं किया ये मार्केट डेवलपमेंट फीस, इन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है मार्केट डेवलपमेंट फीस को। और इन्होंने शेल्टर किस चीज का लिया? किस चीज का बहाना लिया? कि एक ओल्ड सर्कुलर इशू हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रेड एसोसिएशन वाले मिले और इन्होंने किससे मिले सर? गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि डिपॉजिट कर लेंगे, प्रोस्पेक्टिवली इस पैसे को डिपॉजिट कर लेंगे। मैटर रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट फीस फॉर द लास्ट 5 ईयर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ये कितने साल से पेंडिंग है? मतलब ये पेंडिंग है 5 साल से, जो पैसा डेवलपमेंट फीस का देना था इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। द कंपनी डिस्क्लोज द सेम इन नोट्स टू अकाउंट्स एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। कंपनी ने इसको क्या दिखा रखा है? कंटीजेंट लायबिलिटी, है ना, विदाउट क्वांटिफाइंग द इफेक्ट एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बताओ, अगर आप उसको दिखाओगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर ये लायबिलिटी आए बुक में, इफ द लायबिलिटी इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स, सारा का सारा रिजर्व भी हमारा गायब हो जाएगा। तो ऑडिटर आपको ऑडिटर गाइडेंस इधर आपको देना है। ऑडिटर सिक्स योर गाइडेंस कि इसका डिस्क्लोजर अफेक्ट कैसे करेगा जब आप फॉर्म करोगे। तो सर ये डिस्क्लोजर वाला पॉइंट अपन ने कहां पढ़ा था? ऐसे 700 सीरीज में डिस्क्लोजर वाला पॉइंट कहां पे पड़ा था? क्वेश्चन समझ में आया ना सबको कि भैया ये डेवलपमेंट फीस का आ गया, इतना भारी है, 10 करोड़ रुपए देना, सारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये डिस्क्लोजर अफेक्ट करेगा हमारे जब हम लोग फॉर्म करेंगे ओपिनियन किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो आपको इसमें ऑडिटर को गाइड करना है। तो आपको याद है कौन सा आंसर लिखोगे? एनीवन? स्वाति, आपको याद है? यस सर, वो परवेसिवनेस पे आएगा कि डिस्क्लोजर इम्पोर्टेंट है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, यार ऐसे क्यों एंड कर रहे हो? ओपिनियन भी उससे अफेक्ट होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? स्पेसिफिक इवैल्यूएशन जाएगा ना। वेरी गुड जी, मैंने आपको ये समझाया था ना, सारे रिजर्व्स गायब हो जाएंगे, डिस्क्लोजर अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें आपको स्पेसिफिक गाइडेंस देना जब आप फॉर्म करोगे ओपिनियन और रिपोर्ट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऐसे 700 है। ठीक है, तो इन्होंने ऊपर तो बताया है अभी प्रोविजन के बारे में, इंड एस 37, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं दोस्त? इवेल्युएट करते हैं। क्या इवेल्युएट करते हैं? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को। क्या करता है? एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को। जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किया और अप्लाई किया वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए किससे? एप्लीकेबल एफआरएफ से। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई है वो रीजनेबल होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल। आपको याद नहीं है स्वाति, ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था कि नहीं किया था जब 700 कर रहे थे? है ना, भूल जाते, कोई दिक्कत नहीं। किया फाइनेंशियल था सर। स्टेटमेंट, हाँ, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर जिससे यूजर्स को समझ में आए इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, और जो टर्म्स यूज हुए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर्ड हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से, रूल डू नॉट अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन वर्क, तो ये मैटर आप क्या करोगे? पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या देखोगे? एंड हाउ द मैटर इज रिजॉल्व, और अगर जरूरत पड़े तो अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन एज पर ऐसे 705। इसमें इस आंसर में ना सबसे, मैंने इस क्वेश्चन कराते समय आपको बोला था ना कि स्पेसिफिक इवैल्यूएशन आपको इसमें लिखना बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या? तो अब देखो, इंड एस 37 भी प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स पर बात करता है कि नहीं करता? है ना। तो इंड एस 37 बात करता है प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट, तो इन सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ईच क्लास ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसमें मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन भी बताना पड़ेगा और जहां पर प्रैक्टिकेबल है ये सारी चीजें भी बताना पड़ेगा। तो इसका मैंने बोला था ना, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देता? तो पाई लिखा अभी ना, पाई से सर पॉसिबिलिटी ऑफ रिम्बर्समेंट, कोई अगर रिम्बर्समेंट है तो वो बताओ। इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज,
रिलेटिंग टू द आउटकम और टाइमिंग ऑफ एनी आउटफ्लो, और आपको एस्टिमेट बताना पड़ेगा। इज इट डन गाइस? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी की कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन में? जल्दी जल्दी टाइप करो यार, आज थोड़ा क्लास सब फास्ट करेंगे ना, ठीक है? आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े सर। एक सीए समीर है, सीए समीर ने क्या किया सर, स्टैट ऑडिटर है ट्रायम लिमिटेड का, अच्छी बात है। जब ऑडिट कर रहे थे सीए समीर ने डिसाइड किया कि अनमॉडिफाइड देंगे। कौन सा ओपिनियन इन्होंने डिसाइड किया देने का? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने का डिसाइड किया। Though he also concluded a material uncertainty exists with respect of company's ability to continue as a going concern। इन्होंने क्या बोला कि सर he concluded कि material uncertainty exist करती है, material uncertainty exist करती है with respect to the company's ability to continue as a going concern। किस कारण? सर कोई pending litigation वगैरह है, लेबर लॉ से रिलेटेड है, तो material uncertainty exist करती है क्या इस क्वेश्चन में दोस्त? और कौन सा ओपिनियन देने का इसने डिसाइड किया है सर? डिसाइडेड टू इशू अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और कह रहा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। कौन सा देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। ही इज ऑफ द व्यू दैट कंपनी ने सारी चीजों का डिस्क्लोजर्स तो कर दिया है, तो इसमें सारे डिस्क्लोजर्स भी सही है, कंपनी ने सारे के सारे डिस्क्लोजर भी कर दिए। विथ रिस्पेक्ट टू सच पेंडिंग लिटिगेशन इन द नोट्स टू अकाउंट एनेक्स्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सप्लेन इसको कैसे डील करेगा सिचुएशन को ऑडिट रिपोर्ट में। आपको पता है, किसी को आंसर पता है इस क्वेश्चन का? सर 570 में गोइंग कंसर्न पैरामीटर्स 570 में गोइंग कंसर्न क्या कह रहा है करण? बता देंगे ना कैसा है गोइंग कंसर्न पे। बहुत अच्छा करण, ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं तुझसे, वेरी गुड। और कोई? ध्रुविक पटेल की ऑडिट मैटर। ध्रुविक पटेल अगर तू मेरे लाइव क्लास में होता ना तो भी एक पंच आता तेरे फेस पे। करण सही आंसर देना, बात बाद में करेंगे। क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन को देखो, मैं वापस से समझाता हूँ कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है। क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ये चीज का डिस्क्लोजर हुआ है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? हाँ जी सर, डिस्क्लोजर भी हुआ है ना। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और इस चीज का डिस्क्लोजर भी हो गया। सर ऑडिटर ने कौन सा ओपिनियन दिया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। सारी चीज का डिस्क्लोजर हुआ है, अच्छे से हुआ है मटेरियल अनसर्टेनिटी। हम लोग जाके ऑडिटर किसी में जाके चिल्लाएगा, कौन से पैरा में चिल्लाएगा बताओ जल्दी, इधर आओ। इसीलिए कहते बेटा क्लास पे ध्यान देना चाहिए। किसी को नहीं पता क्या आंसर? आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये बैच थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चों का है। सॉरी आई वॉज रॉन्ग, माफ करना, गलत सोचा मैंने। अच्छे से बताया ना ये क्लास में अपन ने, अच्छे से किया था। अपने नोट्स खोलो और इसको देखो। याद है कुछ? ये डब्बा याद है क्या तुम लोग को? स्वाति कुछ याद है? अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन अप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है कि नहीं ये चेक करेंगे। एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो मॉडिफाइड की अनमॉडिफाइड, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। हम लोग कौन से पैरा में जाके चिल्लाएंगे? सेपरेट सेक्शन देंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी का रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा। और यही अगर डिस्क्लोजर नहीं होता तो या तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाता या फिर एडवर्स ओपिनियन जाता। याद आया करण? आप लोग ने कॉपी में नोट डाउन किया होगा। हाँ सर यही वाला बोला। तूने क्या बोला? गोइंग कंसर्न पैरा में लिखेंगे। पैरा तो तेरे मुंह से सुना नहीं मैंने। नहीं सर बोला है। नहीं सुना, ठीक है। याद है कि नहीं याद है? चलो डन। तो ये इसका क्या लिखेंगे इधर आओ। तो अपन वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट 10 इन विच इंडिकेट आउटकम ऑफ लिटिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ लेबर लॉ इज पेंडिंग। तो एज मतलब एज स्टेटेड इन नोट 11 दिस इज इवेंट और कंडीशन जो इंडिकेट करता है मटेरियल अनसर्टेनिटी। और ये कौन से पैरा में डाला? ऊपर देखो आप लोग। हाँ करण ने बनाया, ये कौन से पैरा में डाला है?
मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में। तो क्या हमारा ओपिनियन इस पर मॉडिफाइड है क्या? इस पर ओपिनियन हमारा मॉडिफाइड नहीं है। सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है। आगे बढ़े दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3। आज बस बोलते जाओ, अगर जैसे ही समझ में आए ना फटाफट बताते जाओ मेरे को। आज क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में। तो थोड़ा एकदम एनर्जी दिखाओ ना। क्वेश्चन तो करने जरूरी है कि छोड़ दें? करेंगे ना? तो एक्टिव होकर देखो, सुनो। द ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी ने अफर्म किया है इन दियर ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग। तो सुनो सर, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी ने अफर्म किया, अफर्म मतलब माना है ऑडिट रिपोर्ट में कि कम्युनिकेट करेंगे सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज जो इंटरनल कंट्रोल में आइडेंटिफाई हुई है टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। किसको कम्युनिकेट करेंगे सर? ये हमने कम्युनिकेट करनी है सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग। किसको कम्युनिकेट करनी है? टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करनी है। तो ये मैटर वेयर आर सच, क्वेश्चन देखो भाई साहब, वेयर आर सच मैटर इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी। बताओ तो। सारे एलिमेंट्स पता है 700 के आप लोगों को? तो आप लोग 700 के एलिमेंट ऐसे मत कर, ऐसे करके पता होता है ना? तो सर टाइटल जाता है, एड्रेस ही जाता है और वो सारे सब ओपिनियन जाता है। समझ में आया? बेसिस ऑफ सारे एलिमेंट्स है। तो उसमें अपनी क्या सर इसमें लिखा है कि हम लोग ने माना है कि हम कम्युनिकेट करेंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। किसने माना है? ऑडिटर्स ने माना है। और किसको कम्युनिकेट करेंगे? टीसीडब्ल्यूजी को करेंगे। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग किस चीज की? जो सिग्निफिकेंट मतलब डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल की, तो ये कम्युनिकेट करेंगे क्या? करना पड़ता है ऑडिटर को। एक ऐसे है 265, उसमें कहा गया है कम्युनिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल जो अपने को कम्युनिकेट करनी पड़ती है, राइट? तो सर एक बात बताओ, तो ये कहां पर जाएगा? मोक्ष ने कहा की ऑडिट मीटर में जाएगा। वेरी गुड, है ना? और बताओ बच्चों लोग, कहां जाएगा ये? हमने माना है कि हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमने कम्युनिकेट कर दिया क्या मोक्ष? जो की ऑडिट मीटर में डाल दें, सेलेक्ट कर ले। बोलो रे, बोलो जल्दी, थोड़ा लगाओ दिमाग। कहां कम्युनिकेट करेंगे दोस्त? क्या हुआ करण? हाँ, ये इसने ध्रुविक पटेल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ध्रुविक पटेल वेरी गुड। हाँ, इंटेलिजेंट तो है तू। ऑडिटर की जिम्मेदारी है ना, सिंपल सी बात बताओ। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी यही पूछते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, तो कहां पे जाएगा? कौन से पैरा में जाएगा? मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी में, है ना? और ये कौन से पैरा में जाएगा? ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देख लो कहां पे गया, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि केपीआई एक कंपनी है ऑन विच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आर एप्लीकेबल। उस पर क्या एप्लीकेबल है दोस्त? इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। जो इशू किया किसने? आईसीआई ने इशू किया। द कंपनी अपॉइंटेड न्यू ऑडिटर्स फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आफ्टर ऑल द अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज द ऑडिटर रिपोर्ट रेफर टू द आईएसएस। मतलब अपने ऑडिट किया ऐसे के हिसाब से, प्लस अपन रेफर कर रहे हैं आईएसएस को भी। तो इसके लिए आपको एडवाइस करना है। आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन, इसमें बताओ तो, अगर आप ऐसे और आईएसएस को रेफर, मतलब जब ऐसे के हिसाब से ऑडिट किया और आईएसए को रेफर करना चाहते हो, मतलब इंटरनेशनल ऑडिटिंग को रेफर करना चाहते हो, तो कौन सा कंसेप्ट है अपना? एमएन कंसेप्ट, है ना? हाँ देखो, एक बात बता रहा हूँ, आज है ना तुम लोग अपनी स्क्रीन ना ऐसा फटाफट टाइपिंग पे रखो थोड़ा, ठीक है? आंसर सबको आता है ना, तो फटाफट जवाब दो। अपने को स्पीड बढ़ानी है ना क्लास की, सारे 7 सीरीज करनी है, आराम आराम से थोड़ी करेंगे, ठीक है? तो 7 और आज क्लास नहीं छोड़ रहा जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है ना। किसी का रहता है तो बाद में देख लेना। फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिक्वायर्ड है टू कंडक्ट एन ऑडिट किसके अकॉर्डेंस? विद द एसएस। और अगर इन्होंने मतलब क्या किया, इन उसके अलावा क्या ऑडिट किसके हिसाब से ऑडिट किया है? आईएसएस के हिसाब से ऑडिट किया है। तो ऐसा रेफर कर सकते हैं क्या? हाँ सर, रेफर तभी करेगा जब एमएन कंसेप्ट होगा दोस्त। क्या होगा? एमएन कंसेप्ट। एम से सर मिनिमम इच सेट ऑफ एलिमेंट सेट आउट इन ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, और एम से कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ऐसे और आईएसएस के बीच में, जिसकी वजह से हमें क्या फॉर्म करेंगे? डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म करना पड़ सकता है, या फिर मना कर रहा है टू इंक्लूड ईओएमपी या फिर ओएमपी। याद आया कि नहीं है दोस्त? तो आइडेंटिफाई करना और जुडिक्शन बता देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। CAS has been appointed as state auditor of the financial year 2021. The company while preparing the financial statement prepared one additional PL. उन्होंने क्या बना दिया भाई? एक एडिशनल PNL बना दिया, PNL के नीचे, और उसमें अपेंडिक्स में इंक्लूड कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
CAS अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि एडिशनल P&L इज नॉट कवर्ड अंडर द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या हमारे फ्रेमवर्क के अंदर कंप्लीट कवर्ड होता है क्या एडिशनल P&L वगैरह? तुम लोग बनाते हो क्या? नहीं बनाते सर, हम लोग तो नहीं बनाते, तो गाइडेंस देना। तो ये एडिशनल P&L क्या है बताओ, फटाक से टाइप करो जल्दी से। वेरी गुड, है ना, सबने टाइप किया कि सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है। थैंक यू। ठीक है, बहुत होशियार होशियार बच्चे। अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है कि नहीं, इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है। अगर वो इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो कवर करेगा अपना ऑडिट ओपिनियन उसको, और अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो अपन उसको बोलेंगे सफिशिएंटली और क्लियरली क्या कर देने को, डिफरेंशिएट करने को, है ना। उसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन चेंज करो। मैनेजमेंट ने नहीं किया चेंज तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को और बोल देंगे कि दिस इज अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन क्या है, अनऑडिटेड है। देखो तो मेरे को याद है क्या, चेक करो तो एक बार, लिखा है क्या यहाँ इंटीग्रल पार्ट। अगर इंटीग्रल पार्ट है तो कवर करेगा ऑडिट ओपिनियन। फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो सर अपन क्या बोलेंगे कि वो सफिशिएंटली और क्लियरली डिफरेंशिएटेड है। अगर नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलेंगे चेंज हाउ द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट। फिर भी नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि सच इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन ऑडिटेड। यही लिखा क्या? तो अब इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है सर, मैनेजमेंट ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद ऐड कर दिया एक नीचे ये जो स्टेटमेंट दिया, कौन सा स्टेटमेंट दिया, कैश फ्लो के नीचे एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन डाल दी इसके रूप में, एक एवरेज बुकिंग वगैरह बना दी और एवरेज रेवेन्यू बुकिंग रेशियोज टोटल बुकिंग वगैरह बना दी। तो ये क्या है दोस्त, जल्दी जल्दी टाइप करो। ये भी सर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, है ना, सब इतने स्मार्ट है, फटाफट बोल रहे हैं। तो अब आपको गाइड करना है, इसमें क्या करना है, गाइड करना है ऐसे 700 के हिसाब से। तो क्या होता है सप्लीमेंट्री, वापस से बोलो ना, कोई बोलेगा क्या? करण एक बार बोलना, याद है तो जल्दी बोल। करण, करण तेरे से ही उम्मीद है। वाह करण। सर मतलब क्या बोल रहे हैं हमको? हाँ क्या बोलना है, ध्यान इसका बहुत अच्छा है ना करण। एक काम कर, तू सो जा। स्वाति तू बता। हाँ सर, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में पहले हम चेक करेंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। हम्म, अगर वो इंटीग्रल पार्ट है तो ऑडिट ओपिनियन उसको कवर करेगा, हम्म, एंड अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो हम हम्म। मैनेजमेंट को बोलेंगे कि उसे सफिशिएंटली एंड सफिशिएंटली और क्लियरली क्लियरली डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने को। वेरी गुड। और अगर उसने नहीं किया स्वाति तो क्या मैनेजमेंट करेंगे, कि उसको बोलेंगे कि को उसको हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता देंगे कि बता देंगे दिस कि ये इज नॉट ऑडिटेड। ऑडिटेड है ना। वेरी गुड। इसमें अपने को मैंने एक क्लास में बोला था ना, ये दो चीज ऐड कर लेना कि कैसे इसको अपन प्रेजेंटेशन चेंज करने के लिए जब यस सजेशन वगैरह देंगे तो एक क्रॉस रेफरेंस हटाने को बोला था मैंने, प्लस यस, और ये उसका अनऑडिटेड प्लेसिंग चेंज करना। आउट। वेरी गुड, है ना, ये छोरी बहुत तेज है। वेरी गुड। ऐसे इसी के साथ अपना 700 खत्म, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया स्टैंडर्ड जो इसका है ऐसे 701। एक काम का मैटर कम्युनिकेट करना है अपने को की ऑडिट मैटर, किसमें, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में। समझ में आएगा? तो सर ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, पैरा ए में क्या गया है और पैरा बी में क्या गया है ये देखना है। पैरा ए में क्या है ये देखो, कंपनी ने ये ऐसे मैटर है जो अपन ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट, जो ये पैरा ए बिलो रिफ्लेक्ट सर्टेन मैटर्स स्टेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ये कम्युनिकेट किसको रखें, सीएफओ, है ना, TCWG को। और पैरा बी में क्या है, इसका रिस्पॉन्स है। इज इट गुड? तो पैरा ए में क्या गया है कि कंपनी रिकॉग्नाइज करती है रेवेन्यू जब कंट्रोल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाता है कस्टमर को नेट कंसीडरेशन पर, अपना रिसीव करती है गुड्स फ्रॉम द कस्टमर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म, जो सेल्स अरेंजमेंट है मतलब बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड नेचर ऑफ डिस्काउंट एंड रिबेट्स क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी एंड दैट रिक्वायर्ड जजमेंट इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू। समझ में आया क्या? और उसके बाद में ये पैरा बी है दोस्त। पैरा बी क्या कहता है, कंपनी की रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी पढ़ी हमने कंप्लायंस चेक किया इसका किसके साथ, इंडेक्स 115 के साथ, हमने डिजाइन और टेस्ट किया ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो ये ऑडिटर करना क्या चाह रहा है, सवाल बहुत सिंपल है, फटाफट आंसर टाइप करो दोस्तों। क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है जय राजपूत, स्क्रीन पर आइए और बताइए सर ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। की ऑडिट मैटर्स। वेरी गुड, की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो पैरा ए में क्या था, रिकॉग्निशन, अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी था, है ना। और पैरा बी में क्या है, इस मैटर को इसने कैसे एड्रेस किया ड्यूरिंग द ऑडिट। अपन ने जब की ऑडिट मैटर पढ़ा था दोस्त, अपन ने क्लास में पढ़ा था क्या,
क्या पढ़ा था सर? देखो, वाई मैटर वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट, मतलब अपन ने बताया कि ये मैटर क्यों की ऑडिट मैटर है, तो उसने बताया ना कि वो सेल्स ऐसा वैसा वैसा रिकॉग्नाइज होता है, पूरा बताया रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, और उसके बाद में बताया कि इस मैटर को इसने कैसे ऑडिट के दौरान एड्रेस किया। इज इट ओके गाइस? समझ में आया? तो ये की ऑडिट मैटर है। इधर आओ ना। The above matter is in the nature of key audit matter and should be stated under heading key audit matter. Key audit matter क्या होते हैं? One of the most significant in the audit of financial statement of current period, और ये select होते हैं जो अपन communicate जो किसको कर रखे होते हैं? TCWG को, है ना? तो इस पे क्या है सर? ये क्या है? अपना key audit matter है। Is it good? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। Sir, question number 8. While auditing the complete set of consolidated financial statement, a listed company using a fair presentation framework, a chartered accountant discovered that consolidation of financial, ये क्वेश्चन एक आप पढ़ो, एक बार स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, फिर मैं आपको आंसर पूछता हूँ, फिर अपन इसको पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार सब लोग रीड करो प्लीज, इस क्वेश्चन को एक बार सब लोग रीड करो। किया, रीड किया सबने? तो ये क्या कह रहा है, जब आप ऑडिट कर रहे हो, आ रही है ना ऑडियो वीडियो, सबको क्लियर है ना? तो जब आप ऑडिट कर रहे हो कंप्लीट सेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसका? मोक्स लिमिटेड, है ना? मोक्स हमारे क्लास का स्टूडेंट है, उसकी कंपनी है, उसका अपन क्या ऑडिट कर रहे हैं? कंप्लीट सेट ऑफ CFS ऑडिट कर रहे हैं ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है सर? लिस्टेड कंपनी, जिसने अपना यूजिंग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। XYZ लिमिटेड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इन्होंने डिस्कवर्ड किया कि कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है। सो CFS में क्या है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट, है ना? CFS में मिस स्टेटमेंट है। क्यों मिस स्टेटमेंट है? क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं हुआ है वन ऑफ द सब्सिडरी का, कंसोलिडेशन नहीं हुआ है वन ऑफ द सब्सिडरी का। और ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ये डीम टू बी परवेसिव है। ये क्या है? परवेसिव है, मतलब मटेरियल भी है और परवेसिव भी है और नॉन कंसोलिडेशन हुआ है। अपने को सब पता चल ही गया, तो कौन सा ओपिनियन जाना चाहिए दोस्तों? एडवर्स ओपिनियन जाना चाहिए, है ना? To the consolidated fund. Effect of the financial statement, effect of the misstatement on CFS could not be determined because it was not practical. कितना exact effect होगा वो determine नहीं कर पाए इन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं। XYZ decided to provide adverse opinion. इन्होंने क्या डिसाइड किया? एडवर्स ओपिनियन देंगे। That there are no key audit matter. इसके अलावा कोई की ऑडिट मैटर नहीं है जो डिस्क्राइब होगा इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। हम लोग ने जो इसका जो CA फर्म था उसने क्या कहा कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है इसके अलावा, जिसके ऊपर अपन ने क्या दिया? बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन दिया है। तो आपको बताना है इसमें क्या करना है, रिपोर्टिंग कैसे होगी एज पर 701। 701 क्या कहता है
कि लिस्टेड कंपनी के केस में हम लोग को जो कम्युनिकेट करना पड़ेगा की ऑडिट मैटर मैंडेटरी है कि वॉलंटरी है? जल्दी से बता जे। मैंडेटरी। मैंडेटरी है ना। तो सर अगर अपना मैंडेटरी है तो इसमें की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पर यहाँ पर हमारा ऑडिटर कह रहा है कि हमने जो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन दिया ना, उसके अलावा तो हमको कुछ काम का ही नहीं लगा। यहाँ देयर आर नो की ऑडिट मैटर टू बी डिस्क्राइब्ड इन दी, मतलब कोई ऐसा की ऑडिट मैटर नहीं है जो अपन इसको डिस्क्राइब करें। समझ में आएगा? टोपो पड़ जाएगा ना सर, अगर 705 है तो हाँ 701। क्या कह रहा है? अगर 705 आएगा तो 701 नहीं लगा। मैंने ऐसा कब कहा कि जब 705 आएगा तो 7, वो मतलब किसी मैटर पे ऐसे चेक करेंगे कि इस पे अगर 705 जा रहा है तो 701 नहीं आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लिस्टेड एंटिटीज के केस में कम्युनिकेट करना कंपलसरी है ना जी। तो अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या लिखोगे बताओ सब लोग। अच्छा है तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है। बोलो रे बोलो जल्दी। किसने लिखा है? स्वाति। स्वाति अरे तू बोल ना फिर अनम्यूट करके। स्टेट द फैक्ट दैट देयर आर नो कीवर्ड। वेरी गुड सर, एब्सोल्युटली गुड, मतलब मजा आ गया। अपने को की ऑडिट मैटर नहीं है और इस बच्चे ने क्या बोला है, सर अपन रिपोर्ट में लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। हमारे पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है कम्युनिकेट करने को। मतलब की ऑडिट मैटर का पैरा तो जाएगा ही जाएगा। किसके केस में? लिस्टेड एंटिटी के केस में। और नहीं है तो हम लोग लिख देंगे, है ना। वेरी गुड। तो और ऊपर क्या लिखा हुआ है कि अपन एक्सप्रेस कर देंगे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो परवेसिव भी है, कंसोलिडेटेड नहीं हुआ है तो क्या देंगे? एडवर्स ओपिनियन देंगे। वो सब से 705 लिखा है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। सीए अमर के पास कुछ मैटर है, कुछ मैटर्स है और वो आपकी एडवाइस चाहता है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। तो कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर, तो उसमें आप पहले बताओगे की ऑडिट मैटर क्या होता है ना। एक सेपरेट सेक्शन में जाता है की ऑडिट मैटर। फिर अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में क्या जाता है, एक डेफिनेशन जाती है और दूसरे में हम लोग लिखते हैं कि इस पर अपन ने कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दिया। फिर कौन से फैक्टर होते हैं जिससे हम लोग ये मतलब देखते हैं कि मतलब की ऑडिट मैटर है। और इसमें क्या देखते हैं सर, अपने को बताना पड़ता है कि व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर एंड हाउ यू हैव एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा की ऑडिट मैटर अनलेस आपको लॉ रेगुलेशन ने प्रिक्लूड नहीं किया है और इसको अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या करेगा सर, एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स, तो तब नहीं कम्युनिकेट करेंगे। लॉ रेगुलेशन मना कर दे या फिर इसका बेनिफिट से ज्यादा नुकसान हो जाए तब कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो अपन ने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? की ऑडिट मैटर अपने एक सेपरेट सेक्शन में बनाएंगे, है ना। डिस्क्राइब्ड ईच की ऑडिट मैटर इन सेपरेट सेक्शन। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में क्या जाएगा? की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल में जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, और इस पर अपना अपन सेपरेट ओपिनियन नहीं देते। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके बाद में अपन ये डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर एंड हाउ यू, और तब डिस्क्लोज। भले हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये की ऑडिट मैटर है, फिर भी हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे अनलेस मतलब अगर लॉ रेगुलेशन ने मना कर दिया प्लस इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इतना हाई है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट को क्या कर देगा, आउटवे कर देगा। समझ में आएगा? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। AKY लिमिटेड एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जो कौन से बिजनेस में? सॉफ्टवेयर के बिजनेस में। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर। कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है? 40,000 करोड़, बस, ज्यादा नहीं, 40,000 करोड़, विद प्रॉफिट ऑफ 5,000 करोड़। ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड साइज ऑफ द कंपनी, ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज आर स्प्रेड आउट इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, अपना प्रॉफिट वगैरह भी बताया, टेंशन मत लो। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है बहुत सारे कस्टमर्स के साथ और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट है। क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट है। ऑडिट टीम अपना बहुत सिग्निफिकेंट टाइम रेवेन्यू पे ऑडिट पर दे रहा है। क्या? जैसे प्लानिंग की बात करो, एग्जीक्यूशन की बात करो और कंक्लूजन की बात करो, तो इस पे क्या जा रहा है? सिग्निफिकेंट टाइम जा रहा है। ठीक है, ये मैटर डिस्कस हुआ मैनेजमेंट के साथ बहुत सारे स्टेजेस पर। इसमें सीनियर का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत अच्छी बात। जब ये ऑडिट हो गई, कौन सी ऑडिट हो गई? ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की ऑडिट हो गई। तो ऑडिट पार्टनर ने डिस्कस किया ये सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट के साथ और कम्युनिकेट, और इसने प्लान किया ना, वेर इन दे आल्सो कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट की इसका प्लान कर रहे हैं ये लोग कि रेवेन्यू रिकग्निशन को एज ए की ऑडिट मैटर दिखाएंगे। मैनेजमेंट नहीं माना इस बात पर। अब बताओ ऑडिटर सही कि मैनेजमेंट सही? जल्दी लिखो। ठीक है, करण तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है।
है ना, ऑडिटर सही है, वेरी गुड। तो सर अपन इसमें कम्युनिकेट करें, तो ऑडिटर सही है। तो अब इसमें आंसर में क्या लिखेंगे ये बताओ। हम लोग ये लिखेंगे कौन से फैक्टर से हम डिटरमाइन करते हैं कि ये की ऑडिट मैटर है ना। तो कौन से अभी आप लिख देंगे की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं और इस पर अपना कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जाता। और जब हम ये डिटरमाइन करेंगे कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है या नहीं है, तो तीन चीज देखते हैं। कौन बताएगा तीन चीज? ईशा कहाँ है? ईशा, यस सर। हाँ और बता। लिटिगेशन वाला देखेंगे एग्जांपल में कि लिटिगेशन area of वाला सर, hire। हाँ लिटिगेशन देखेंगे। लिटिगेशन में क्या बोला इसने कि बहुत भारी है सर, हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है। और क्या होता है ईशा? ऑडिटर मैनेजमेंट जो बनाता है उससे ऑडिटर का हाँ, मैं judgment। ये कहना चाहती है, मैं समझ पा रहा हूँ ये क्या कहना चाहती है। मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया, उसके ऊपर ऑडिटर जजमेंट लेगा ना। तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट। और तीसरा और बता दे कि लिटिगेशन का इफेक्ट होगा क्या ऑडिट पर? हाँ सर, इफेक्ट होगा ऑडिट पर जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन अकर हुए। सबको आता है ना ये? 3-4 बार पढ़ा चुका हूं मैं, अगर नहीं आता तो ठीक है। ऑडिट टीम इस पर बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम देती है और ये मैटर आपको एज ए की ऑडिट मैटर जाएगा रिपोर्ट में। किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। मिस्टर हेमंत, इनको अपॉइंट किया एज ए एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, इस कंपनी का जो भी कंपनी है। मिस्टर विषय त्यागी, ये कौन है इनके? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अभी तक इतना ही समझो, एक EQCR होता है जो पूरा क्वालिटी लिस्टेड कंपनीज के केस में आके रिव्यू करेगा। किसका? एंगेजमेंट पार्टनर ने जो ऑडिट वगैरह किया होगा, जो काम किया होगा, उसका रिव्यू करेगा EQCR, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन है ERP, मतलब लिस्टेड कंपनीज के केस में EQCR रिव्यू मैंडेटरी होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP सिस्टम, ये क्या हुआ है? फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट हुआ है। Due to the some of the significant process got automated as a result of the implementation of such system, there was significant effect on the overall audit strategy। तो सर ये इंप्लीमेंट जो हुआ है IT सिस्टम, उसका क्या है? सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पर, ठीक है। मिस्टर हेमंत ने डिस्कस किया कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच सिस्टम विद मिस्टर विषय एंड आल्सो टोल्ड दैट सच मैटर इज की ऑडिट मैटर। इसको क्या बोला इन्होंने कि ये की ऑडिट मैटर है। मिस्टर विषय considered the significance of matter, however he was opinion that such matter do not appear to link with the matter disclosed in the financial statement। ये कह रहा है ठीक है की ऑडिट मैटर तो है, पर ये मैटर तो लिंक्ड ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ ही नहीं रहा है। कौन से मैटर की बात हो रही है यहाँ पर? IT के इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है ना। एक जना क्या कह रहा है कि की ऑडिट मैटर होगा, एक जना कह रहा है कि इसका तो डिस्क्लोजर ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या ही की ऑडिट मैटर है। तो कौन सही है? सर ऑडिटर सही है ना, मैटर्स अदर देन डिस्क्लोज इन हाँ, तो ये अदर देन डिस्क्लोज भी अपन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कम्युनिकेट करेंगे तो हम लोग पहले ये फैक्टर ही देखेंगे। फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले हमें ईशा जी ने बताया। अब इफेक्ट ऑन ऑडिट, ऑडिटर का जजमेंट रिलेटिंग टू दी मैनेजमेंट जजमेंट, जिसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट भी आता है, हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है। आता है कि नहीं आता है? उसके बाद आंसर में क्या लिखेंगे कि ये जो भले इसमें आपका आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, भले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उसका चीज का डिस्क्लोजर हुआ हो नहीं हुआ, ये अफेक्ट नहीं करेगा। इट विल नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग इट एज अ की ऑडिट मैटर। देखो ये लिखा हुआ दिखाता हूं आपको। There was implementation of ERM due to some of it business got automated. Accordingly, such matter is to be considered as a key audit matter if according to Mr. Hemant such matter required significant that had affected his overall trade। तो content of Mr. Vishay is not proper है ना, पेपर बोलो not proper। और ये as they do not link with the disclosed in the financial statement, जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसका डिस्क्लोज नहीं उसका होता है, उसका भी अपन की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया ना? ठीक है। करण आप अपना कैमरा ऑफ कर दो प्लीज, मेरे को डिस्टरबेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ धर्मा एंड सन्स, ठीक है। आप ऑडिटर हो किसके? DNS के, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज ए एंटिटी अदर देन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट यूजिंग अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अपॉइंटेड इसने कब हुआ है सर? अपॉइंटेड इनका हुआ है अप्रैल के महीने में, ठीक है। आप अपॉइंट किसके हुए? ऑडिटर ऑफ, ये कोई you have been appointed as the auditor of Dharmanand and Son as entity other than company incorporated under Companies Act using a fair presentation framework। अपॉइंटमेंट कौन से महीने में हुआ है? अप्रैल के महीने में हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने बनाया
तो कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक नया कंप्यूटराइज्ड अकाउंट रिसीवेबल्स किया है, मतलब कोई नया आईटी सिस्टम ही तो किया है। कंपनी ने क्या इंप्लीमेंट किया है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट रिसीवेबल्स किया है, ठीक है, फ्रॉम नवंबर 20। मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग द सिस्टम डेफिशिएंसी एंड करेक्टिंग द एरर्स, इसको ठीक करने में लगा हुआ है, डेफिशिएंसीज को ठीक करने में। ऑडिटर ऑब्टेन कर पाया क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द अकाउंट्स पेबल एंड इन्वेंटरी, नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि आईटी सिस्टम वगैरह चल रहा था, अभी बहुत सारी गलतियां हैं, तो इस पे ओपिनियन क्या जाएगा। और इसने क्या बोला, इफेक्ट क्या होगा, मटेरियल भी होगा और परवेसिव भी होगा, क्वेश्चन में लिखा है, तो कौन सा ओपिनियन जाएगा बच्चा, ये बताओ। बताओ। वेरी गुड, सबने लिखा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, है ना। वी वेयर ऑडिट की वी वेयर एंगेज, वी वेयर एंगेज, है ना। और अपन ने क्या देखा, वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, बिकॉज हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और वी वेयर नॉट अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंटिल March 31 एंड डिड नॉट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी। वी वेयर अनेबल टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ बाय द अल्टरनेटिव मींस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वगैरह, जिसकी वजह से भी जो क्वेश्चन का डेटा है वो उठा के डालेंगे बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या बोला, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट अ की ऑडिट मैटर जिसका कोई रिलेवेंट डिस्क्लोजर नहीं होता। तो क्या रिलेवेंट डिस्क्लोजर जिस चीज का नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना। स्वाति बोल रही है, ईशा बोल रही है कि करेंगे, है ना। हेत तू बता, करेंगे कि नहीं करेंगे। सर डिस्क्लेमर ओपिनियन में ऑडिट में नहीं आता ना डिस्क्लेमर में, ऑडिट ही नहीं किया, ऐसा एंगेज लिखते हैं। हाँ, ऑडिट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में एंगेज लिखते हैं ना, लेकिन मैंने आपसे ये क्वेश्चन अलग है, ये अपना रिपोर्टिंग हो चुका है। अब आपसे पूछा है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट ए की ऑडिट मैटर जिसका कोई डिस्क्लोजर नहीं होता, जिसका कोई डिस्क्लोजर नहीं होता उसको कम्युनिकेट करेंगे क्या। करेंगे ना सर, वो हमको रिवील नहीं करेगा, डिस्क्लोजर नहीं है फिर भी हमको। हाँ, वेरी गुड, वेरी, हाँ, इट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी, डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू कम्युनिकेट। भले उसका रिलेवेंट डिस्क्लोजर एग्जिस्ट नहीं करता है एफआरएफ में, फिर भी हम लोग उसको डिटरमाइन अगर कर लिया है की ऑडिट मैटर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अनलेस लॉ और रेगुलेशन ने प्रोविड नहीं किया हो या फिर उसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऐसा नहीं हो कि रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स। इज इट गुड, ठीक है, वेरी गुड, है ना। उसके बाद आप लोग देखो, एक सेकेंड, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेसमेंट बताओ की ऑडिट मैटर का। प्लेसमेंट क्या है दोस्त, प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट। आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन। हाँ, करण बताएगा, करण बताना ना, इधर इधर आओ, इधर आओ, सब लोग इधर आओ, करण बताएगा, सब लोग सुनिए, करण आजा स्क्रीन पे, आजा करण। यस सर। हाँ, करण बताएगा ना, करण इज अ गुड गाय बट थोड़ा डिस्टर्ब्ड है आज। चलो, करण बताएगा सर, प्लेसमेंट बताएगा किसका, की ऑडिट मैटर का, ठीक है। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे आएगा अगर गोइंग कंसर्न नहीं है। हाँ, और तीसरे में क्या जाता है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बीच में आ जाएगा की ऑडिट मैटर। फर्स्ट केस ये है ना। दूसरा केस क्या है दोस्त, अगर गोइंग कंसर्न है तो अगर गोइंग कंसर्न पैरा आ रहा है तो सर गोइंग कंसर्न बड़ा है, पहले गोइंग कंसर्न आएगा। तीसरा केस क्या बताया था मैंने, ईओएम और ओएमपी पैरा। ईओएमपी बोला था मैंने, ईओएमपी पैरा बोला था मैंने कि ये और की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं, तो ये ऊपर भी आ सकता है और ये नीचे भी आ सकता है, ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर की मर्जी पे होगा। ऐसा ही कुछ पढ़ा था क्या। अब देखो ना क्या लिखा है इन्होंने, is placed after the basis of opinion पैरा before the management responsibility पैरा। अब 570 का पैरा अगर material uncertainty आ जाए तो वो पहले आएगा, is placed after that section। कौन सा सेक्शन, अगर material uncertainty relating to going concern है तो की ऑडिट मैटर उसके बाद में आएगा, is placed after that section। समझ में आएगा। और EOMP और OMP के लिए ऊपर नीचे खेल सकते हैं ना, EOMP के लिए सॉरी, जब आपकी ऑडिट मैटर है इज प्रेजेंटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट एंड ईओएमपी पैरा में बी प्रेजेंटेड आइदर डायरेक्टली, ईओएमपी के लिए बोल रहा हूं, ईओएमपी में बी प्रेजेंटेड डायरेक्टली और आफ्टर द की ऑडिट मैटर। समझ में आ गया, डन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। मैंने आप लोग को 701 के क्वेश्चन करा रखे, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है, करा है क्या स्वाति। नहीं सर, ऑडिट कर रहे थे सारे सारे, नहीं कर रहे थे ना। ऑडिट ऑफ CGX लिमिटेड करा देता हूं हफ्ते में एक बार, 700 सीरीज दूसरे बैच में कराया होगा,
while conducting the audit of CGX Limited. CS सृष्टि नोटिस दैट कंपनी का क्या है लाइबिलिटी जो एक्सटिंग्विश कर दिया है मटेरियल लाइबिलिटी यूनिलेटरली विदाउट एंटरिंग इनटू द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर्स एंड रिपोर्टेड। हाँ, जूम बैच में कराया था, दूसरे बैच में कराया था, ठीक है। जब आप ऑडिट कर रहे हो CGX लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, CS सृष्टि ने नोटिस किया कि कंपनी का एक्सटिंग्विश हो गया मटेरियल लाइबिलिटीज यूनिलेटरली विदाउट एंटरिंग इनटू द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर्स और रिपोर्ट कर दिया इनको गेन एज ए अंडर अदर इनकम। मतलब सुनो ना, इनकी लाइबिलिटी थी, क्या थी? लाइबिलिटी थी। इन्होंने लाइबिलिटी को खत्म कर दिया, मतलब कंपनी ने एक्सटिंग्विश कर दिया, खत्म कर दिया, और इसी लाइबिलिटी को इन्होंने क्या दिखा दिया? अदर इनकम में दिखा दिया। ये इनकी लाइबिलिटी है। देखो लाइबिलिटी, इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया था और बोला कि वर रिटर्न बैक ऑन अकाउंट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड रॉ मटेरियल एंड डिफरेंस इन रेट्स। लाइबिलिटी फॉर कैपिटल गुड्स वर रिटर्न बैक ऑन द अकाउंट ऑफ डिफेक्ट इन मशीनरी। ऐसा डिफेक्ट बोल के 5.5 करोड़ की लाइबिलिटी थी, इसको क्या इन्होंने दिखा दिया? प्रॉफिट दिखा दिया, गेन दिखा दिया। कहां पे? अदर इनकम का गेन है। आपकी एक लाइबिलिटी थी, आपको पैसा देना था, आपने पैसे दिए नहीं, पैसे दिए नहीं दिए, और आपने बोला पैसे नहीं देंगे और उतने का ही प्रॉफिट बुक कर दिया। सही किया ना? ऐसे ही चलता है धंधा, ऐसी होती है कि अकाउंटिंग? ऐसे नहीं होता सर। मैनेजमेंट का ओपिनियन क्या है? ये अभी देने नहीं है, पैसे नहीं देने भाई, इनको 5.5 करोड़ खा गए। अब पर ये जो ऑडिटर भाई साहब, इस ऑडिटर का नाम देखो तो सृष्टि जी है ना। ये सृष्टि बेचारी ये क्या कह रही है? हम तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे। क्या भेजेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे। मेरे बुक्स में 5, उसके बुक्स में 5, ऐसे 505 के हिसाब से क्या भेजेगी? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ने 505 पढ़ना है? नहीं सीए बनी है, थोड़े दिन पहले ही पढ़ के गई मेरे से ऐसे 505, और अब बोल रही है कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन करूंगी। इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? मैनेजमेंट ने बोला इसको, ये पागल सुन, शी वांटेड टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मैनेजर ने इन्फॉर्म किया कि अगर तू भेजेगी, सेंड करेगी सच रिक्वेस्ट, तो ये क्रेडिटर यूज करेंगे ना एज अ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। हमने तो कहा लाइबिलिटी है ही नहीं, और अगर तूने ये भेज दिया तो मतलब ये क्या साबित हो जाएगा? कि हम पर लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, एज अ प्रूफ यूज होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। तो अब ये वो कह रही है मैं तो इंक्लूड करूंगी इसको की ऑडिट मैटर में। अब वो इंक्लूड कर सकती है कि नहीं इंक्लूड कर सकती की ऑडिट मैटर में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ रे मोदी साहब, स्क्रीन पर आइए आप। हाँ जी, अभी आपको कॉल करता हूँ, एक्चुअली आई एम इन क्लास है ना। आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। बताओ बोलो रे। मोदी साहब। हाँ सर, कर सकती है। कर सकती है, हाँ। सृष्टि को रोकेगा नहीं, ये तो है ना, सृष्टि का फैन है ये। तो लाइबिलिटी क्या देखो, पहले ये देखो, कंक्लूजन ही देख लेते हैं। She need to issue a modified opinion। और आप लोग ने क्या बोला? इसको कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर, है ना। मोदी जी गलत हो गए ना आप। भैया एक बात बताओ, क्या आपने 505 कर पाए क्या? नहीं कर पाए। क्या ऑडिट प्रोसीजर से ऑब्टेन कर पाए क्या ऑडिट एविडेंस? नहीं कर पाए। एक बात बताओ तो, इन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से आपको इनेबिलिटी हो रहा है सफिशिएंट टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ये मानते हैं। और ये जो मैनेजमेंट ने ये क्या किया है, जो ऐसा अकाउंटिंग किया है, क्या वो वैलिड है? द रीजन एडवांस बाय द मैनेजमेंट डू नॉट अपीयर टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, शुड रीअसेस द रिस्क एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। एक बात बताओ तो, द कंपनी हैव नॉट सेटल द हैज नॉट सेटल द ऑब्लिगेशन खत्म किया गया? 5.5 करोड़ का लायबिलिटी खत्म किया था क्या? नहीं किया था। बाय नेगोशिएटिंग और रिलीज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। कैसा ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्वेश्चनेबल नहीं लगता क्या तुम लोग को? कंपनी के फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अगेंस्ट नहीं है क्या? इंडेक्स वगैरह के अगेंस्ट नहीं है क्या? ऐसा अकाउंटिंग पढ़ा है क्या कहीं पे? लायबिलिटी को प्रॉफिट दिखा देंगे, तो ये तो गलत है ना। तो इस पे मॉडिफाइड ओपिनियन, मैं नहीं बोल रहा कौन सा पर्टिकुलर ओपिनियन, मॉडिफाइड जाएगा। तो जहां मॉडिफाइड जाता है तो वहां की ऑडिट मैटर जाएगा क्या? जिस मैटर के लिए मॉडिफाइड ओपिनियन चला गया उस मैटर को तो की ऑडिट मैटर में नहीं डालेंगे, है ना। तो देखो पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो बच्चों, आप लोगों को बहुत बेसिक बात इन्होंने समझाने की कोशिश की है इस स्टैंडर्ड ने, कि लायबिलिटी क्या होता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है एंटिटी का, जिसमें उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा दोस्त? इकोनॉमिक रिसोर्स देना पड़ेगा एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी आपकी कब खत्म होती है? जब आप उसको सेटल करते हो।
पैसे दे दो, सेटल द ऑब्लिगेशन बाय नेगोशिएटिंग या फिर रिलीज, नेगोशिएशन करके या रिलीज करके कर सकते हो, या ऑब्लिगेशन किसको ट्रांसफर कर सकते हो, थर्ड पार्टीज को, या रिप्लेस कर सकते हो पुराने ऑब्लिगेशन को बाय एंटरिंग इनटू न्यू ट्रांजैक्शन। ये 3 तरीके के अलावा कुछ कर सकते हो क्या अपनी लाइबिलिटी खत्म करने के लिए? नहीं कर सकते। इन्होंने तो प्रॉफिट दिखा दिया तो गलत है, अगेंस्ट द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, तो उसको क्या इश्यू करना पड़ेगा? मॉडिफाइड ओपिनियन करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया सब? यस सर, नो सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, चलो वेरी गुड, है ना, आगे बढ़े, स्टैंडर्ड पे आ जाओ, ठीक है। हमारा ये जे होशियार है, ऐसे 705 पे रहो, ऐसे 705 पे रहो, है ना। आज 10 बजे तक सारे स्टैंडर्ड खत्म कर देंगे, ऐसे ही पढ़े थे अपन। देखो कल लास्ट क्लास कैसी लगी आपको, रिवीजन कैसा आया, मजा आया कि नहीं आया? उसको एक बार फिर से बजाना ना, प्लीज इतना करना। 700 सीरीज को 1 घंटे में यार, एक स्टैंडर्ड 10 मिनट में कराया, और एक स्टैंडर्ड पहले 1 घंटे में कराया, है ना, तो इसको आप अच्छे से करना। ऐसे 705 आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन किसमें? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में। मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एडीकेएस एंड को एलएलपी एक न्यूली अपॉइंटेड स्टेट ऑडिटर है, पीके लिमिटेड की। जब ये ऑडिट कर रहे थे तो स्टेट ऑडिटर के कुछ मैटर्स कंसीडर किया, कुछ ऑब्जर्वेशन आई, कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन आई, जिससे उनको क्या लगता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैनेजमेंट का व्यू क्या है? डिफरेंट व्यू है, इट डज नॉट कंकर विद द व्यूज ऑफ स्टेट ऑडिटर। मैनेजमेंट का जो व्यू है वो अलग है और ऑडिटर का जो व्यू है अलग है, एक नहीं हो रहा। तो सर इस पर आपसे पूछा गया है कि आप कैसे एड्रेस कर सकते हो इन ऑब्जर्वेशन को, कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन को एड्रेस करें भैया, ये बताओ ना। हाउ टू एड्रेस दीज ऑब्जर्वेशन इन दी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आपको एडवाइस करना है, बताओ। हेलो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है छोरो। क्या क्वेश्चन है? आप लोग खो क्यों गए, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? एडीकेएस एंड एलएलपी क्या है? अपॉइंट किया गया स्टेट ऑडिटर, इनको कुछ ऑब्जर्वेशन मिली मिस स्टेटमेंट के बारे में, पर मैनेजमेंट कह रहा है इनका व्यू अलग है। तो ये क्या अपन ऑब्जर्वेशन जो मिली है उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, बताओ ना। आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलती है ऐसे 705 के हिसाब से आप उसको कैसे एड्रेस करते हो? 3 टाइप ऑफ ओपिनियन देके ही तो करते हो, है ना। तो सर क्या दे सकते हो? क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब क्वेश्चन 515 में पूछा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन बताओ, क्या होते हैं टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन? क्यूएडी, है ना, हटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले इधर आओ। क्लास में कराया होगा ये भी नहीं कराया? डेमो के वक्त आया है। हाँ याद है इसको। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो इंगेज है किसके? मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील बार। आयरन और स्टील बार के काम में ये लोग लगे हुए हैं। इनका पी एसोसिएट्स क्या है? स्टेट ऑडिटर्स है। जब ये लोग ऑडिट कर रहे थे तो सीए प्रकाश इंगेजमेंट पार्टनर ने फाउंड किया कि ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट क्या हो चुका है दोस्त? एक्सपायर हो चुका है। क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट, है ना। कंपनी रीनेगोशिएट नहीं कर पा रही, रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग भी नहीं ले पा रही, और कंसीडर कर रहा है कि वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेंगे। किसके लिए फाइल करेंगे दोस्त? बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेंगे। इसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है जो गोइंग कंसर्न पर डाउट अराइज करेगा। अनेबल टू रियलाइज इट एसेट्स, डिस्चार्ज इट लायबिलिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट। कौन सा ओपिनियन जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, कौन सा ओपिनियन जाएगा? टाइप करो फटाक से, टाइप फटाक से। एडवर्स एडवर्स एडवर्स, सब एडवर्स लिख रहे हैं ना, वेरी गुड। तो इसमें सर क्या जाएगा? एडवर्स ओपिनियन जाएगा। क्यों एडवर्स जाएगा? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं है। तो एडवर्स ओपिनियन, बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में क्वेश्चन का डेटा लिख देना भाई। इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 16। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो क्रेन बना रही है। सीए सुधीर इनका स्टेट ऑडिटर है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म फंडिंग लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। सीए सुधीर ने फाउंड किया कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट कंपनी के क्या हो चुके? एक्सपायर हो चुके, और रीनेगोशिएट नहीं कर पा रहे और रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग नहीं ले पा रहे।
कंपनी वॉज अनेबल टू रियलाइज इट एसेट्स, कंपनी अपने एसेट्स को रियलाइज नहीं कर पाई, कंपनी अपने एसेट्स को रियलाइज नहीं कर पाई और लाइबिलिटीज का भुगतान नहीं कर पाई इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड। नोट्स टू द अकाउंट एनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं, एक्सपायरेशन की बात करते हैं और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड द डिस्कशन ऑन इंपैक्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर डिस्कशन नहीं किया गया इंपैक्ट का और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग में, तो यहाँ कंक्लूजन क्या है? इधर देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। तो कौन सा ओपिनियन जाएगा बताओ ना सर? इन दिस चार्ट वी हैव रिटन, क्या लिखा है? ध्रुविक इंडस, अरे पागल आदमी हो गया ध्रुविक तू। क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड और एडवर्स देंगे तो केस बेसिस पे देंगे ना। क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स मतलब क्या होता है? जो उस पे फिट होगा वही देंगे ना, दोनों दो ओपिनियन थोड़ी देंगे। कह रहा है सर आपने चार्ट में लिखा था क्वालिफाइड एंड एडवर्स, दोनों थोड़ी जाएंगे। तो सब लोग क्या लिख रहे हैं इस पे? फटाफट बताओ तो। वाह, जे ने लिखा क्वालिफाइड, स्वाति ने लिखा क्वालिफाइड, मोदी साहब ने लिखा क्वालिफाइड, जे राजपूत ने लिखा क्वालिफाइड, ईशा मर्चेंट ने लिखा क्वालिफाइड। मोक्ष आज तू कहाँ है? तेरे जवाब नहीं आ रहे। ध्रुविक पटेल क्वालिफाइड ओपिनियन कौन से सिचुएशन में देंगे? वेरी गुड ध्रुविक, इस सिचुएशन में देंगे जब डू नॉट करता है फुली डिस्क्लोज, मतलब थोड़ा डिस्क्लोज किया है और पूरा का पूरा ही डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या जाएगा? एडवर्स। और थोड़ा डिस्क्लोज किया है, थोड़ा नहीं किया, देखो ना ये तो डिस्कस तो करता ही है ना। इधर देखो ना लिखा है इट डिस्कस मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, एक्सपायरेशन की बात कही है, फाइनेंसिंग पर पूरा डिस्क्लोजर नहीं दिया, इंपैक्ट वगैरह नहीं बताया, तो इट डज नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या बताओ? नहीं है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। सीएएस एक स्टैट ऑडिटर है, कौन से कंपनी का ऑडिटर है? लक्ष्मी वरदान लिमिटेड कंपनी। इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस कितने का है? 55 लाख का है। इसमें 55, ये ध्रुविक क्या कह रहा है? ध्रुविक क्यों कंफ्यूज है? सर देयर आर टू ऑप्शन, क्वालिफाइड एंड अकाउंटिंग इज नॉट डन प्रॉपर्ली। हाँ तो हाँ इसने कहा था, एक डाउट था, तो मैंने तेरे को ये कहा था क्लास में बताऊंगा ना। सुन इधर आ, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न में एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा कि मॉडिफाइड? अनमोडिफाइड ओपिनियन जाता है और गोइंग कंसर्न का पैरा खुल जाता है। लेकिन अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो या तो क्वालिफाइड जाएगा, और स्लैश का मतलब क्या है? और एडवर्स ओपिनियन जाएगा, है ना। क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जाएगा। क्वालिफाइड मतलब फुल डिस्क्लोजर नहीं है, फुल्ली डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, मतलब हाफ डिस्क्लोज है और हाफ डिस्क्लोज नहीं है ना। और ये तो नो डिस्क्लोजर, कोई डिस्क्लोजर ही नहीं है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। समझ में आया ना ध्रुवी? आ जाओ। अभी सीएएस स्टैट ऑडिटर है लक्ष्मी वरदान लिमिटेड के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ 15 लाख, जो आपने किसको दिया? एसपीएल लिमिटेड को दिया है। कंपनी ने फर्निश नहीं किया एग्रीमेंट। देखो ना कंपनी ने क्या किया, लक्ष्मी वरदान ने, इन्होंने एक लोन दिया है किसी दूसरे कंपनी को। कितने का लोन दिया है? 55 लाख का। ऑडिटर ये चेक करेगा, लोन का टर्म्स मांगेगा, लोन का एग्रीमेंट मांगेगा, पर कंपनी ने इसको एग्रीमेंट नहीं दिया। कंपनी हैज नॉट फर्निश दी एग्रीमेंट, कंपनी ने इसका एग्रीमेंट इसको नहीं दिया। तो बताओ क्या करेंगे? ऑडिटर ऑब्टेन कर पाएगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? फटाफट टाइप करना चालू करो, कौन सा ओपिनियन जाएगा? क्वालिफाइड बोला है इतने, क्यों? क्योंकि एक आइटम से रिलेट करते हैं, है ना। ऑब्टेन नहीं कर पाए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कर पाए? नहीं कर पाए। मैटर मटेरियल है, परवेसिव तो है ही नहीं, एक ही मैटर से रिलेट करता है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन चला जाएगा। ठीक है ना? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 को हटा दो, है ना। पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, रीड करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। अब ये क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो सर AKB एसोसिएट एक रिनाउंड ऑडिट फर्म है, कौन से फील्ड में? सीए प्रैक्टिस में फॉर पास्ट 2 डिकेड्स। ये क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर सब लोग मुझे टाइप करो।
कि केस 1 में क्या जाएगा, केस 2 में क्या हो जाएगा। आपके पास बस 2 मिनट, जल्दी से टाइप करके बताओ। बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ओपिनियन जाएगा, दोनों ऑब्जर्वेशन 1 ऑब्जर्वेशन 2, बताओ। एक मैं चलो क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। एकेबी एसोसिएट्स एक रिनाउंड ऑडिट फर्म है, कौन से फील्ड में, सीए प्रैक्टिस में है फॉर पास्ट 2 डिकेड्स। फर्म को अपॉइंट किया गया कि वो स्टैट ऑडिट कंडक्ट करेंगे एक अनलिस्टेड कंपनी का, जो कौन से धंधे में, इन द बिजनेस ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग के काम में। इट डिसाइड टू कमेंस द ऑडिट फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड फाइनेंशियल ईयर। वंस आफ्टर मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ऑडिट, ऑडिटर ने 2 ऑब्जर्वेशन दिया, ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कि एक उनका वेयर हाउस वाज अफेक्टेड ड्यू टू मेजर फ्लड की वजह से अफेक्ट हुआ। कंपनी ने इनकर किया कुछ लॉस और मैनेजमेंट इसका व्यू था कि ये क्या है, मटेरियल नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन 2 क्या है, ड्यू टू द फ्लड्स रिकॉर्ड्स क्या हो गए कंपनी के, मेंटेन बाय द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। हाउएवर दीस डिटेल्स वर नॉट परवेसिव बट मटेरियल। तो आपको बताना है ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2 ऑडिट रिपोर्ट में कैसे जाएगा, बस बताओ। आंसर करो, सब लोग के आंसर नहीं आ रहे। मोदी साहब ने लिखा है फर्स्ट में यूएमपी जाएगा, सेकंड में क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। मोदी भाई, बाकी लोग बताओ जल्दी। ऑब्जर्वेशन 2 क्वालिफाइड जाएगा। हेत भाई, ऑब्जर्वेशन 1 का भी बताओ, ऐसा इंस्टॉलमेंट में आंसर थोड़ी देंगे। मैनेजमेंट का व्यू था कि मटेरियल नहीं है, एक वेयर हाउस अफेक्ट हो गया था मेजर फ्लड की वजह से। मैनेजमेंट ने ये चीज डिस्क्लोज भी कर दी है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बताओ। फर्स्ट वाले केस में मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दी है, मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने डिस्क्लोज किया, देखो ना पहली लाइन ही पढ़ो, डिस्क्लोजर किया है कि वन ऑफ द वेयर हाउस। अगर डिस्क्लोजर किया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक बनाया उसने ना, डिस्क्लोजर किया है, वेरी गुड। तो अब इसको अपन को बताना है अलग से, तो किसमें बताएंगे, यूएमपी में बताएंगे। किसमें बताएंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। और दूसरे केस में तो सर ये क्या था, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन था, डिस्ट्रॉयड हो गया और इसका कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं था और दीज डिटेल्स वर नॉट प्रोग्रेसिव बट मटेरियल। तो कौन सा ओपिनियन जाएगा दोस्त, क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, है ना। वेरी गुड, वेरी इजी। जे ने क्या लिखा है, अनमोडिफाइड और क्वालिफाइड। जे भाई, ओ जय भाई, स्क्रीन पे आना। ये ऐसा क्यों बोला हाँ, तूने, मतलब पहले में कोई गलती तो नहीं थी ना, तो मतलब टीओपी पहले में डालेंगे। हाँ डालेंगे ना, मतलब बताएंगे ना। एग्जाम में तो ऐसा थोड़ी कि अपने ऊपर हेडिंग में लिखा होगा कि 705 का क्वेश्चन है, नहीं लिखा होगा ना, है ना। गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आओ।
सीए उमा स्टैट ऑडिटर है, कंपनी इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सीए उमा को कुछ ऑडिट एविडेंस मिले, किस चीज के ऑडिट एविडेंस मिले कि इनकरेक्ट डिस्क्लोजर है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस डील का, कुछ इनकरेक्ट डिस्क्लोजर है, ठीक है। तो अब इस और डील्स का विच वाज नॉट कंसीडर्ड विद द अफर्मेशन लीडिंग टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये मिस स्टेटमेंट है। तो उमा इस सिचुएशन को कैसे डील करेगी, डिफरेंट ऑप्शंस कैसे कैसे कंसीडर किए जा सकते हैं, आप लोग बताओ। क्वेश्चन देखो, यहां पर एक बात बताओ आप, सीए उमा ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस ऑफ इनकरेक्ट डिस्क्लोजर, उसके पास ऑडिट एविडेंस है क्या? हाँ, ऑब्टेन किया उसने इनकरेक्ट डिस्क्लोजर का, किसका इनकरेक्ट डिस्क्लोजर हुआ? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर फाइनेंस डील का। आपसे पूछा डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच कैन बी कंसीडर्ड, मतलब इस सिचुएशन में कौन से रिपोर्टिंग करते समय कौन से ओपिनियन जा सकते हैं। करण ने बेस्ट आंसर दिया सही था ना सर, इसमें क्या क्या जा सकता है? करण ने इसमें कहा सर क्वालिफाइड भी तो जा सकता है और एडवर्स ओपिनियन भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो आपसे पूछा क्या कि क्या क्या ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, है ना। इनकरेक्ट डिस्क्लोजर है मतलब गलती तो है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया तो एडवर्स जाएगा, मटेरियल और परवेसिव है तो, और अदरवाइज क्वालिफाइड जाएगा, है ना, अगर परवेसिव नहीं है तो। सबको समझ में आया ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में ऐसे 250 से रिलेटेड भी बातें हैं, पर अपन जो 250 वाली नहीं है वो वाली देख लेते हैं। इसमें जब ऑडिट कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स का, तो ऑडिट मैनेजर ने क्या आइडेंटिफाई किया? सिग्निफिकेंट मेड्स बाय द कंपनी फॉर द लीगल एंड रिटर्नरशिप फीस। ये कंपनी का एक प्लांट था, थ्रिनोली क्या है, थ्रिनोली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, जहां पर भी है भाई फॉरेस्ट लैंड रिजर्व विच वॉज डिक्लेयर्ड इलीगली कंस्ट्रक्टेड। ये जो फॉरेस्ट लैंड रिजर्व में इसका ये प्लांट लगा हुआ था, जिसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? क्या डिक्लेयर कर दिया दोस्त? इलीगल डिक्लेयर कर दिएगा। कंपनी को नोटिस आया डीकमीशन का, कंपनी को क्या आया? नोटिस आया कि डीकमीशन करो इस प्लांट को 31/5/2022 तक, बट इट हैड चैलेंज दी डीकमीशनिंग ऑर्डर इन दी हाई कोर्ट। ये इसने कहा चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कंपनी हैड नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लिटिगेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीज इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं किया। देखो 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 देखो, कौन सा ओपिनियन? टाइप करो फटाक से। और ये प्लांट क्या है? 75% कंपनी का एनुअल प्रोडक्शन रखता है, मतलब 75% एनुअल प्रोडक्शन इसी प्लांट से आता है। और ऑडिट टीम ने एक्सप्रेस किया डीकमीशनिंग क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर देगा और अपने की क्या आ जाएगी? बैंक्रप्सी आ जाएगी, ठीक है। ऑडिट कंप्लीशन पे थी, मिस्टर मनोज सॉट एडवाइस फ्रॉम दी पार्टनर। पार्टनर ने क्या बोला कि कोई इमीडिएट एक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि मैटर तो अभी भी पेंडिंग है केरला हाई कोर्ट में, तो क्यों तू अभी कुछ इतना माथा कर रहा है। पार्टनर ने क्या बोला कि इसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनोज फील की ये सिचुएशन तो भैया रिपोर्ट में जानी चाहिए। आप लोग बताओ जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ठीक है कि नहीं है? वेरी गुड, सबका आंसर भी सही है। और इसमें 250 की बात है, वो भी आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, वो आप मेरे से पढ़ लोगे बाद में तो याद हो जाएगा। 22 हम लोग ने अभी कर लिया था। 23 में देख लो, एक अर्थक्वेक आया। क्या आया? अर्थक्वेक आया। इसका क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है कंपनी से। अभी अर्थक्वेक आया तो सब बर्बाद हो गया होगा, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी जिससे आप एसेट्स का रियलाइज नहीं कर पाओगे और लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाओगे। और ये फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है क्या? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, तो कौन सा ओपिनियन जाएगा दोस्त? मोक्ष ने भी लिखा है एडवर्स, वेरी गुड मोक्ष, है ना। तो कौन सा ओपिनियन जाएगा इस पे? इस पे भी एडवर्स ओपिनियन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ALM एसोसिएट्स है। ALM एसोसिएट्स जो जिसको अपन ने अपॉइंट किया एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और एज ए ऑडिटर किसका, कौन सी कंपनी का अपॉइंट किया? हैरी लिमिटेड का। हैरी लिमिटेड ने क्या किया? देखो, हैरी ने एक्वायर किया 55% शेयर, कौन सी कंपनी में? सैम लिमिटेड में, है ना। हैरी ने क्या किया? सैम लिमिटेड में एक्वायर किया कितना? 55% शेयर। कितना शेयर एक्वायर किया हैरी का? हैरी ने सैम में 55% एक्वायर किया, है ना। हैरी ने सैम में 55% शेयर एक्वायर किया। इज इट ओके गाइस? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको देखो, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर ने फाउंड किया कि कंपनी का CFS क्या है? हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड। CFS बना नहीं है, हैज नॉट बिकॉज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू नहीं था, असर्टेन नहीं किया गया, विच इज सिग्निफिकेंट। एंड और ये जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हुई है वो कैसे अकाउंटिंग हुई? एस्टिमेट बेसिस पर भी हुई। अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए थी? फेयर वैल्यू पे। अकाउंटिंग कैसे हुई? अपनी एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना कि गलत बना? सही बना या गलत बना? जल्दी टाइप करो सर। पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बना तो क्वालिफाइड देंगे कि एडवर्स देंगे? मटेरियल है और परवेसिव भी है, क्या एडवर्स जाएगा? बात खत्म।
क्वेश्चन नंबर 25 पे हो। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एमएनओ एक कंपनी है जो पावर जनरेटिंग कंपनी है। इसका प्लांट इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है ना। पीआरटी एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट टीम वाज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर ने क्या नहीं ऑब्टेन कर पा रहा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। About the single element of the CFS, single element of the CFS के regarding sufficient appropriate audit evidence नहीं obtain कर पा रहा। Auditor was unable to obtain evidence about the financial information of joint venture investment। एक joint venture investment किया गया और represent कर रहा है 90%, तो ये भैया material भी है और pervasive भी है। क्या आप audit evidence obtain कर पा रहे हो? नहीं, तो आपके पास audit evidence भी obtain नहीं कर पा रहे, तो कौन सा opinion जाएगा दोस्त? सब लोग टाइप करो फटाफट, सब लोग प्लीज कृपया करके टाइप करने का कष्ट करें और आंसर बताएं स्क्रीन पर। डिस्क्लेमर 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 डिस्क्लेमर, वेरी गुड है ना, सबने छाप दिया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 पर आओ। कितने क्वेश्चन बचे यार? 705 के, बस खत्म, 2 मिनट का गेम हो रहा है। तो सीए अभिमन्यु स्टेट ऑडिटर है पीक्यूआर लिमिटेड के, ठीक है। इनको क्या मिला? डेटर्स कितना थे? 150 करोड़ के थे। इसका कोई बैलेंस कंफर्मेशन नो रिसीव, नो बैलेंस कंफर्मेशन वाज रिसीव, तो आप बैलेंस कंफर्मेशन नहीं ले पाए। डिफॉल्ट ऑन द अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑब्लिगेशन बाय डेटर ऑन द ड्यू डेट्स। कुछ क्या हुआ है सर? डिफॉल्ट भी हुए हैं। कंपनी ने प्रोविजन बनाया फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितने का? 25 करोड़ का। द कंपनी ने प्रोविजन ये जो बनाया है ये कितने डेटर्स के? 36 महीने से ज्यादा के, जो 36 महीने से जिनके पैसे नहीं आए, मतलब 3 साल से जिनका पैसा नहीं है उनका प्रोविजन बन रहा है। आपको नहीं लगता जो 1 साल से पैसे नहीं आए उनका भी प्रोविजन बनना चाहिए? 2 साल के नहीं आए उनका भी प्रोविजन बनना चाहिए। ये 3 साल के बाद वालों का प्रोविजन बन रहा है, ये सही है कि गलत है? गलत है। वेरी गुड, सब लोग ने टाइप भी किया गलत है गलत है गलत है, वेरी गुड। इतने रिप्लाई देख के मैं ना वो हो जाता हूँ। विथ रेस्पेक्ट टू टाइप तो कर दिया करो फटाक से। विथ रेस्पेक्ट टू डेटर्स अमाउंटिंग टू 150 करोड़, कोई बैलेंस कंफर्मेशन नहीं आया। डिफॉल्ट्स का भी आपको नहीं पता, मतलब डेटर का ये ऑडिट टीम इज इनएडिक्वेट विच अकॉर्डिंग टू दी ऑडिट टीम इज इनएडिक्वेट, मतलब ये 36 महीना वाला तो इनएडिक्वेट है ऑडिटर के हिसाब से, और ऑडिटर असर्टेन नहीं कर पा रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स का कैरिंग वैल्यू। तो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स अपन नहीं देख पाए, गया अपना ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर अपन चेक नहीं कर पाए, बात खत्म। इन्वेंट्री जो 40% है आपके एसेट का, इन्वेंट्री 40% आपके एसेट्स का, अगर आपके बैलेंस शीट में 40% गलतियां हैं तो छोटी सी गलतियां, ज्यादा गलतियां थोड़ी है ना। एक इन्वेंट्री का एक आइटम है पर वो 40% ही है, बस ज्यादा नहीं है। 40% अपना मामला खराब है, बाकी 60% ट्रू एंड फेयर व्यू है ना। तो देख लो 40% इन्वेंट्री है, तो विच ड्यूरिंग द ईयर, और मैनेजमेंट ने इसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया है और इसके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं किए हैं फैक्ट्री पर, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, और इन्वेंट्री की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला क्या दोनों केस में? यस और नो? नो। मटेरियल है क्या? अनडाउटेबली मटेरियल है। परवेसिव है कि नहीं है? लिखो पी 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 या नो नो नो, जो भी लिखना है लिखो फटाक से। तो पी परवेसिव भी है, तो कौन सा ओपिनियन जाएगा दोस्त? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 एक आरटीपी का फालतू क्वेश्चन था जो 20 में आया था, ईयर 2020। तो सर अब इसमें देखो, ऑडिटर्स इज इनेबिलिटी है कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहा, लिमिटेशन स्कोप लगा हुआ है। सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो आप ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाते, लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं ना जो एंटिटी के हाथ में ही नहीं है। सर क्या हो गया? रिकॉर्ड्स उठा के ले गए गवर्नमेंट वाले, तो क्या कर लोगे ऑडिट? तो देखो आपके एंटिटी के रिकॉर्ड्स क्या हो चुके हैं, या तो बर्बाद हो चुके हैं या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो आपके वो सीज कर लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने, है ना। जीएसटी वाले आए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते कि नहीं लेके जाते, है ना, लेके जाते हैं सर, है ना। तो आप इसमें नहीं, आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताने जो क्या है, लिमिट्स मैनेजमेंट ने लगा दी। मैनेजमेंट क्या लगा देगा ज्यादा से ज्यादा? मैनेजमेंट आपको फिजिकल इन्वेंट्री नहीं करने देगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करने देगा। या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताओ जो नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क से रिलेट करते हैं। तो एक बात बताओ, आपको ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि एसपी सफिशिएंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जो प्रोसीजर्स अपन मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। एक कंप्लायंस होता है, एक ये अपना एक होता है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम लोग को इंटर में? सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं?
जो अपन मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म करते हैं, पता है ना। तो सर आप क्या कर रहे हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर सीन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है और एंटिटी के कंट्रोल्स भी इफेक्टिव नहीं है, तो आप क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सर टाइमिंग से क्या रिलेट होगा, एक बात बताओ, तो आपका अपॉइंटमेंट ही सर आपका उसके बाद में हुआ है। टाइमिंग ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज सच दैट ही इज अनेबल टू ऑब्जर्व द काउंटिंग। सर फिजिकल इन्वेंटरी की काउंटिंग में ऑडिटर जाता है कि नहीं जाता? फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग करना किसका जिम्मेदारी है बताओ तो, लिखो लिखो, मैनेजमेंट ऑडिटर। दो ऑप्शन है भाई साहब, इतना सिंपल है, मैनेजमेंट या ऑडिटर में से फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। मोदी ने बोला है, जय ने मैनेजमेंट बोला है, सब के सब सही है गलत है देखते हैं। मैनेजमेंट 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 सब ने तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ है। तो सर ये नेचर और टाइमिंग ऑफ द ऑडिट वर्क के से रिलेट करने वाला सर्कमस्टेंसेस है। या सर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने यूज किया एसोसिएट एंटिटी के लिए, ठीक है। इक्विटी मेथड आपने अपने एसोसिएट एंटिटी का अपना कौन सा आपने यूज किया, इक्विटी मेथड किया, पर ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है एसोसिएट का, तो ये इक्विटी मेथड कहां लगाएगा भाई, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन का एग्जांपल था। ये स्पेशल कंसीडरेशन क्या है जब आप एक्सप्रेस करोगे क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर, क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, कि जब आप रिपोर्ट करते हो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में, तो सर ये क्वालिफाइड में एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर जो मैंने डिस्क्राइब किया बेसिस में क्या लिखोगे, ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है और ये मटेरियली प्रिपेयर्ड हुआ है, और सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो इफेक्ट की पॉसिबल इफेक्ट, ठीक है। और एडवर्स ओपिनियन के लिए क्या करते हैं दोस्त, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर जो मैंने डिस्क्राइब किया इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, ये डू नॉट प्रेजेंट फेयरली और डू नॉट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड एज इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। और डिस्क्लेमर में क्या हो जाता है कि ऑडिटर एक्सप्रेस ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑब्टेन नहीं कर पाया, और ऑडिटर यहाँ रिपोर्ट में लिखता है कि वो वी हैव ऑडिटेड या वी वर एंगेज्ड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 30 सेम है, एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 करा देता हूं। आफ्टर एक्सेप्टिंग द स्टेट ऑडिट ऑफ एमएस All in One Limited department store, you become aware of the fact that management of company has imposed certain limitation. मैनेजमेंट ने क्या लगा दिया, कुछ लिमिटेशन लगा दिया आपके स्कोप पर, resulting in your inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence to discharge your responsibility required by the statutes. Indicate करो consequences and response to the limitation imposed by the management on your scope. मैनेजमेंट ने क्या लगा दिया आप पर, इम्पोज कर दिया, तो आपको क्या डिस्कस करना है, consequences। क्या consequences होता है, पढ़ा है क्या, बताओ ना क्या होता है, ये है कि नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। इसमें क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट से, अगर अपने को क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन करना पड़ता है तो अपन रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट को हटाओ, मैनेजमेंट मना कर दे तो अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी को, और साथ साथ में क्या परफॉर्म करते हैं, आप परफॉर्म करते हो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर भी आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए और आपने कंक्लूड किया कि मटेरियल है परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाई कर दोगे, और अगर आपको लगता है कि मटेरियल भी और परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे, विड्रॉल करने का भी ऑप्शन है अपने पास, है ना। याद है कि नहीं याद है? तो ये सारा सेम अपना, तो अपन ने 700 कंप्लीट किया, 701 कंप्लीट किया और 705 भी कंप्लीट कर किया कि नहीं किया? अब अपन आते हैं 706 पर, 706 पर आओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ, इसको मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तक मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है ना, अभी 706 का बोलो या फिर अभी तक जो भी, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, है ना। फैंसी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी, इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से रीड करना, जितना टाइम अभी इस क्वेश्चन में लगेगा ना, बाकी 706 में नहीं लगेगा उतना, इतना टाइम इस क्वेश्चन पे देंगे। सब लोग एक्टिव होकर इस क्वेश्चन को इज्जत से, शिद्दत से एक बार रीड करना है और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में सबको आना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। मैं सबसे रीजन पूछूंगा कौन सा क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। देखो एग्जाम का क्वेश्चन है और 90% 99% बच्चे, 90 तो कम बोल रहा हूँ, 90% 99% बच्चे गलत करके आए, ठीक है। आप बताओ, फैंसी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस देता है अपने, उसका ब्रांच ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में।
फैंसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, इन्होंने एक इनकॉर्पोरेट किया एक सब्सिडरी जिसका नाम है नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड। फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फैंसी लिमिटेड एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट में एंटर किया जो 5 अक्टूबर को था विद द नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, देखो ना एग्जाम में कितना बड़ा क्वेश्चन आता है, और इसी को फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे, बच्चे डर जाएंगे, 1.5-2 पेज का क्वेश्चन आया था और वो बेचारे गलत कर देंगे। तुम लोग ध्यान से सुनो। along with the business of Delhi branch to Nancy Private Limited on going concern. Further necessary approvals will be लिए गए। Fancy Limited promised that it shall provide continuing financial and operational support to Delhi branch and further confirm that any loss incurred post to the date of transfer shall be borne by Fancy Limited। ठीक है, अब हुआ क्या 23-24 में जो दिल्ली ब्रांच थी उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ऑन द बेसिस दैट ब्रांच ऑफिस does not have to continue to be a going concern and सारे के सारे एसेट्स क्या हुए आपके कैरिड हुए इन द बुक वैल्यू रिकवरेबल, जो एट द टाइम वैल्यू लाइकली टू बी रिकवर्ड, मतलब जो रिकवरी वैल्यू होगी उसके ऊपर इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। ठीक है, to the extent ascertainable at the time of preparation of the financial statement. Delhi branch has incorporated above matter in the notes XX to the financial statement. You are the state auditor of Delhi branch. According to the Delhi branch has correctly disclosed about the matter in note XX to the financial statement regarding the management intention to close the operation. मैनेजमेंट अपना ऑपरेशन क्लोज करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, ये बताओ। ऊपर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो मैनेजमेंट अपना ऑपरेशन बंद करके वो जाना चाहता है गोइंग कंसर्न, अब है नहीं, ये तो कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं कि ये गोइंग कंसर्न तो नहीं है। ठीक है, फर्दर यू हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी है, आप इसमें ओपिनियन पे ला दो और बेसिस बताओ, और इन द गिवन केस अलोंग विद द डिस्क्लोजर विद द सुटेबल प्लेस इन ऑडिट रिपोर्ट। अब इसमें ओपिनियन जाएगा, सुटेबल डिस्क्लोजर जाएगा, क्या होगा ये बताओ। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑनेस्टली बताओ, नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूं। आया? क्या समझ में आया मुझे? आंसर लिखो फिर, क्या कौन सा ओपिनियन जाएगा, क्या होगा इसमें, मुझे तो नहीं पता। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं फिर से, आप लोग फिर से बताओ मुझे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा इसमें। फैंसी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सर्विस दे रही है किसको? अपने ब्रांच ऑफिस को दिल्ली पे। फैंसी लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट कर दिया सब्सिडरी कहां पर? नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड नाम करके गुड़गांव में कर दिया। ठीक है, और फैंसी लिमिटेड इंटर्ड इनटू बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किसके साथ? जो 5 अक्टूबर में किया है विद दी नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड टू ट्रांसफर ऑल दी एसेट एंड लायबिलिटीज अलोंग विद द बिजनेस ऑफ दिल्ली ब्रांच। तो ये सारा दिल्ली वाला बिजनेस कहां चला जाएगा? उसमें चला जाएगा टू दी नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। फर्दर नेसेसरी अप्रूवल्स भी ले लिए गए। तो दिल्ली ब्रांच आपका बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। तो दिल्ली ब्रांच खत्म। तो दिल्ली ब्रांच जो है फैंसी लिमिटेड का, उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे बेसिस पे बनाया कि भैया वो गोइंग कंसर्न अब नहीं है। जो दिल्ली ब्रांच का धंधा है वो तो ट्रांसफर हो रहा है ना गुड़गांव वाले में, तो जो दिल्ली ब्रांच है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब आखिरी बार बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या वो गोइंग कंसर्न है? वो गोइंग कंसर्न नहीं है। करण कहां है? मोदी कहां है? तुम लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि भैया अब ये दिल्ली ब्रांच वाला का तो सब सिस्टम खत्म हो रहा है, कुछ है नहीं। ठीक है, तो इन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकवरेबल वैल्यू पे बना लिया। दिल्ली ब्रांच ने ये मैटर अपना नोट्स में भी डाला। यू आर द स्टेट ऑडिटर, आपको बताना है दिल्ली ब्रांच ने क्या किया। हैज करेक्टली डिस्क्लोज अबाउट द मैटर इन द नोट XX रिगार्डिंग द मैनेजमेंट इंटेंशन टू क्लोज द ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच। यू हैव ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दिस। अब बताओ कौन सा सुटेबल पैरा जाएगा। बताओ रे, क्या लिखा है? करण ने लिखा, करण ने तो कुछ नहीं लिखा शायद। करण ने लिखा है क्या? अनमोडिफाइड और EOMP जाएगा, EOMP जाएगा और अनमोडिफाइड जाएगा, गोइंग कंसर्न पैरा जाएगा, जे 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 जे। मोदी ने लिखा अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा प्लस EOMP जाएगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा और EOMP जाएगा।
किसी ने सही लिखा। ये इसमें गोइंग कंसर्न खतरे में, गोइंग कंसर्न वाला पैरा नहीं खुलेगा क्या? आंसर देखते हैं। ओपिनियन में क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बेसिस में हम लोग लिखते हैं कि हमने ऑडिट किया एसएस के हिसाब से, हम इंडिपेंडेंट है, हमने एथिकल कोड्स को फॉलो किया है और हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया। लिखते कि नहीं लिखते? 700 में ओपिनियन के नीचे बेसिस ऑफ ओपिनियन में 4 लाइनें 5 लाइनें याद कराई थी। 2 ऐसे वाली एसएस के हिसाब से ऑडिट किया, एसए की रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मैंने कहा था इंडिपेंडेंस, फिर कहा था एथिक्स का पूरा उसको रेफर कर देंगे और फिर अपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे। देखो ना बच्चों, तुमको याद आया क्या? यस नो बोलना फटाक से। ये वाला तो ये बेसिस में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये बेसिस में चला गया। और आंसर क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर। क्या है? ये मैटर वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में डालेगा। तो इसमें गोइंग कंसर्न किसने बोला था वो बताओ। और मुझे एक बात बताओ, इसमें गोइंग कंसर्न पैरा क्यों नहीं जाएगा? इसमें गोइंग कंसर्न पैरा क्यों नहीं जाएगा? इसका आंसर दो। और बताओ कि इसमें गोइंग कंसर्न पैरा क्यों नहीं जाएगा? Financial statements are prepared on going concern basis, but there अभी देखो द गोइंग कंसर्न पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसए 570 तभी रिक्वायर्ड है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका गोइंग कंसर्न पे बेसिस पे प्रिपेयर्ड हुआ है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी है और वो अनसर्टेनिटी एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है। यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी है क्या? इन दिस केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन दिस केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस बिकॉज ऑपरेशन शट डाउन हो रहा है, एसेट रिकवेबल वैल्यू और इस चीज का डिस्क्लोजर भी जा चुका है। तो गोइंग कंसर्न इज क्या लिखा है मोदी ने? गोइंग कंसर्न पैरा इज ओनली व्हेन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। वेरी गुड, है ना? ये चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी था। समझ में आया जी बच्चे क्या गलती करके आए एग्जाम में? ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 पर आओ। इसमें आपको बताना है कौन सा यूएमपी में जाएगा, कौन सा ओएमपी में जाएगा। बताओ फटाक से रीड करके बताओ। तो सर कंपनी ने अपना है ना रिज्यूम किया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक थर्मल पावर प्लांट के जो था। एक्टिविटी ऑफ सच प्लांट वाज सस्पेंडेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका सस्पेंड कर दिया है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंप्राइजेस प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कितने का है? 5.95 करोड़ का है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितने का? 1.47.50 करोड़ का है। तो ये सारी चीजें कहां पर जाएगी? आपको नहीं लगता ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझाने के लिए तो यूएमपी में जाएगा? और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 ब्रांच का जो इंक्लूड किया गया आपके स्टैंड अलोन इन दी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बीडीएस लिमिटेड whose financial statement reflects 90 crore at as 31st March 23 and total revenue from operation 40 crore. The financial statement of these branch has been audited by the branch. तो हम बताना चाहते हैं कि ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका ऑडिट किसने किया है? ब्रांच ऑडिटर ने किया है। तो ये कहां पे जाता है? आपको पता है ना यूएमपी अगर अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीजें एडिक्वेटली प्रेजेंटेड है और डिस्क्लोज्ड है और उसकी अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओएमपी में किन 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं और जो अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? आप ऑडिट के बारे में अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हो, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। इज इट क्लियर गाइस? किसी को कोई दिक्कत? मजा आया? क्वेश्चन नंबर 33 पे देखो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? आप कौन से बिजनेस में हो? एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कोई नॉन करंट रिसीवेबल्स है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 31 मार्च 2023 को 500 करोड़ का। ये रिप्रेजेंट करते हैं क्लेम्स जो रेज की गई है बाय द कंपनी ऑन इट्स क्लाइंट्स रिलेटिंग टू द कॉस्ट ओवररन नेसेसिटेड ड्यू टू द डिले कॉस्ट बाय द क्लाइंट्स। वर्क स्पेसिफिकेशन चेंज हुआ और रिलेटेड चेंज इन वर्क स्पेसिफिकेशन एंड रिलेटेड मैटर से ये रिलेट करता है। बिसाइड नेगोशिएशन कंपनी ने आर्बिट्रेशन भी किया है। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज कंसीडर्ड अबव अमाउंट्स टू बी फुली रिकवरेबल
ठीक है, कंपनी ने इस अमाउंट को क्या करा, रिकवरेबल कंसीडर किया। सीए पीयूष जो ऑडिटर है उन्होंने रिलाई किया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पर। किस पर रिलाई किया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई किया। और बिसाइड उन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया कि यूएमपी में डाल देंगे। हाउ डू यू व्यू दिस डिसीजन टू इंक्लूड इन यूएमपी पैरा। कंपनी ने सर क्या किया है, कंपनी क्या करती है, कौन से धंधे में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बहुत लेट लेट आते हैं, पता है ना तुम लोग को। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इनका एक नॉन करंट रिसीवेबल है। नॉन करंट मतलब एक तो अपना करंट रिसीवेबल्स होता है, ये क्या है, नॉन करंट रिसीवेबल्स मतलब क्या अपना मतलब बहुत लेट आएगा ना, नॉन करंट है तो लेट आएगा, करंट होता है तो जल्दी आता है। नॉन करंट रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग है 500 करोड़ का। और ये अमाउंट किस चीज के है, ये 500 करोड़ एक क्लेम से जो मैनेजमेंट ने रेज की अपने क्लाइंट्स पे, कोई कॉस्ट ओवररन हो गया, मतलब कॉस्ट बढ़ गया और डिले किया, वर्क स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया, इसके रिगार्डिंग इन्होंने अपने नॉन करंट एसेट्स में कितने 500 करोड़ रुपए रखे हैं। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब ये मैटर आर्बिट्रेशन में भी चल रहा है। मैनेजमेंट ने कंसीडर किया कि ये अमाउंट पूरा का पूरा रिकवरेबल है और अपने नोट्स में लिखा है। आपने मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई भी कर लिया और आपने कहा कि इस मैटर को ईओएमपी में डाल देंगे। क्या ये सब अपन ने जो किया सही है, काम खत्म है अपना और घर जाएं हम लोग? फटाक से जनता जवाब दीजिए। करण 9 से कुछ नहीं होगा, क्या होगा ये भी बताइए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो, मैं फिर से समझा दूंगा। क्या लिखा, MR is not management represent is not a sufficient and appropriate audit evidence। मोदी साहब वेरी गुड। देखा, मोदी दिल जीत लेता है। लाइटिंग आजकल थोड़ी सही नहीं है लेकिन दिमाग उतना ही तेज चल रहा है। लाइटिंग का क्या हुआ मोदी, ठीक कर, है ना, कह रहा कर रहा हूँ, देखना करने भी चला गया अरे चलता है, ठीक है। तो सर ये आपका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, तो ये आपका मैटर पे तो पहले 705 से डील करेगा, ना कि ईओएमपी। आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले, आप अभी इसको समझ ही नहीं पाए, आपने तो बस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, तुम ऑडिट ही नहीं करोगे क्या? एक बात मेरी हमेशा याद रखना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट नॉट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैनेजमेंट सब लिख के दे देगा तो आपने आंख बंद करके मान लोगे क्या, है ना? आप अपने को अपने प्रोसीजर्स वगैरह खुद से परफॉर्म करके नहीं चेक करना पड़ेगा क्या? ऊपर तो बस वही हेडिंग वगैरह दिए। तो ऑडिटर शुड फॉर्म हिज ओपिनियन बाय परफॉर्मिंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द सेड मैटर इन टर्म्स ऑफ द सेड मैटर्स मे बी इंक्लूडेड इन ईओएमपी पैरा। इंक्लूड तो कर सकते हो इसको ईओएमपी पैरा में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है तो आप इसको मॉडिफाई करोगे। समझ में आया? दोनों केस लिखा है एग्जाम में। क्या लिखा है पहले इधर देखो, यूएमपी क्या हुआ बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, रिलेवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, है ना, फंडामेंटल है, वो सब बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट डू नॉट कंस्टिट्यूट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसलिए इसको ऑडिट प्रोसीजर्स करना पड़ना है, वो उसकी वजह से मॉडिफिकेशन भी नेसेसरी हो सकता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन जाएगा, नो ऑडिटर नीड टू परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, है ना, अल्टरनेटिव नहीं, इसमें तो ऑडिट प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करना पड़ेगा। स्वाति अल्टरनेटिव क्यों, इसने तो पूरा काम ही नहीं किया, ठीक है। तो अगर इसको ऑडिट प्रोसीजर्स करने के बाद अगर इसको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो फिर यूएमपी में जाके बता दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अभी देखो मैंने आपको बताए थे कि कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स है, सर्टेन इंपॉर्टेंट मैटर्स व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन ईओएमपी। तो ईओएमपी में मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, रिक्वायरमेंट भी बताए थे। अनसर्टेन इवेंट हो गया, अर्ली कैटास्ट्रोफे आ जाएगा, ठीक है। और इवेंट से क्या था, सब्सिक्वेंट इवेंट, एक वो इवेंट जो कैट, करण को कैट पसंद है ना, तो करण क्या कह रहा है कि सर इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो इवेंट हुए, प्लस वो फैक्ट वाले इवेंट्स भी होते हैं ना, क्या मैंने पढ़ा है ना, वो फैक्ट जो ऑडिटर को पता चला आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे भी तो सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकते हैं। और उसके बाद में एक तो आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया एफआरएफ के हिसाब से वो अनएक्सेप्टेबल है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बना है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, तो आप ये करोगे। समझाया था कि नहीं समझाया था दोस्त?
क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाओ। ठीक है, डिफिकल्ट बुक लिमिटेड कौन से धंधे में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, लॉज और रेगुलेशन में चेंज हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से इनको प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइसेंस विच विल रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ने इसका इंपैक्ट देखा कि ये चेंज कर दे ओवर इंपैक्ट ऑफ द चेंज इन लॉ ओवर द फाइनेंशियल पोजीशन कंसिडर मैटर एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग। ऑडिट टीम ने डिसाइड किया कि इसको ओएमपी में डाल देते हैं, है ना। सही किया गया इसने गधेड़ों ने। ड्यू टू चेंज इन लॉज एंड रेगुलेशन, क्या बताओ, डिफिकल्ट बुक लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल्स वाले धंधे में है, लॉज और रेगुलेशन में चेंज हो गया, तो इनको क्या चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइसेंस जो इनको रिस्ट्रिक्ट करेगा। मैनेजमेंट ने एसेस किया इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पे क्या होगा, इसको कंसीडर किया कि फंडामेंटल है यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए और डिस्क्लोज कर दिया ये मैटर ओएमपी में। क्या सही किया क्या या गलत किया। देयरफॉर डिसीजन ऑफ ऑडिट टू डिस्क्लोज इज नॉट इन ऑर्डर, इट शुड बी डिस्क्लोज इन ईओएमपी। इतना तो पता है ना, इट शुड बी डिस्क्लोज इन ईओएमपी। स्वाति जी ने क्या लिखा है, नॉट ईओएमपी। क्यों बेटा? नहीं सर, मतलब सही नहीं किया, ईओएमपी में दिखाना ओ, चाहिए ऐसा। देखो कितना सही आंसर दिया इसने। सर मैंने सही आंसर दिया, बस आप समझ नहीं पाए। ठीक है, तो अपना ऐसे लो और 706 भी, ईओएमपी के बीच में कॉमा है। हाँ, ओ माय गॉड, देखा कितनी ये वो ऑडिटर बनी है, ये कह रहा है कॉमा है। वाह स्वाति, इतनी इंटेलिजेंट। चारों खत्म है ना। ठीक है, अगली बार से तैसे टाइप नहीं करेंगे, हम पूछ लेंगे। ये कॉमा वाला अपन हटा ही देंगे, है ना, लफड़ा ही नहीं होगा, टेंशन मत ले। ऐसे 710 ऐसे 710 पढ़ा है क्या? नाम क्या है, कंपैरेटिव इन्फो। खत्म है अपना, आपको क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, 5 मिनट का गेम है, फिर आराम से जाना। और देखो अगर आपको पता चला तो एक डेढ़ घंटे की क्लास हुई होगी मुश्किल से, है ना, और सारे क्वेश्चन अपन ने एक साथ खत्म कर लिए। वो रिवीजन वीडियो प्लस ये क्वेश्चन कभी भी चलाना, 700 सीरीज आपका खत्म होगा। उसके अलावा जिंदगी में कभी कुछ मत देखना, ठीक है। और आज आपको एक होमवर्क भी दूंगा मैं, और वो करके आना पड़ेगा, है ना। अगली बार संडे आने वाला है ना आप लोग के, है ना। संडे को क्या करना पड़ेगा आप लोग को, पूरा 700 सीरीज का एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक चार्ट पे लेना, उसमें के सारे कंसेप्ट लिखना, मैं आपको बताऊंगा। सैंपल वगैरह आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं एक, उस हिसाब से आप पूरा 700 सीरीज को पूरा एक चार्ट में सारे कंसेप्ट विद मेमोरी टेक्निक बना के अपने पास रख लोगे। समझ में आएगा? ये तो करोगे ना। मैं आपको सैंपल बता दूंगा कि ऐसे बनाते, फिर उससे क्या होगा। करण कह रहा है सर प्लीज मैं तो अभी बनाऊंगा, बनेंगे करण, कोई दिक्कत नहीं है। करण कह रहा है मैं तो सर बना के आपको भेज ही रहा हूँ बस। ठीक है करण, अब तू कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है करण? ओके गुड, बोल क्या बोलना चाहता है? नहीं सर, मैं तो हाई बोल रहा था। तो ऐसे कर रहा, हाँ ऐसे होता है। यही हाई है। देखो इसके भी कॉमा था, कहीं लिख नहीं पाया। तो क्वेश्चन नंबर 36 पर आओ। यू आर दी स्टैट ऑडिटर्स। 710 का नाम क्या है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अभी है ना, अपने हाथ से बना लोगे ना, लिख के रख लोगे ना एक पेज पे पूरा स्टैंडर्ड समराइज करके साथ, ये मतलब 700 सीरीज के, तो तुमको पूरा अच्छे से याद रहेगा आगे भी, ठीक है। तो अपन ऐसे ही खेलेंगे, और ज्यादा अपने को क्लास में थोड़ी पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, कितना कम पढ़ाता हूँ। कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। यू आर दी स्टैट ऑडिटर। आप स्टैट ऑडिटर हो। क्या हो आप? स्टैट ऑडिटर हो, जिसने ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। Company has included the comparative financial information in the financial statement prepared for the current financial year 23-24। आप ऑडिटर हो जो ऑब्टेन करना चाहते हैं sufficient and appropriate, as an auditor you want to obtain a sufficient and appropriate audit evidence। फालतू में बोर कर रहा है। लिस्ट आउट प्रोसीजर्स बताओ। तो सर ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपको ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं बता सकता है कोई? ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी बता सकता है? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी बता सकता है कंपैरेटिव्स के रिगार्डिंग्स? तो सर एक क्या था कि सर ये अपना अकाउंटिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अग्री करेगा वो अमाउंट और डिस्क्लोजर से जो प्रेजेंट हुए प्रायर पीरियड में, और अकाउंटिंग पॉलिसीज भी कंसिस्टेंट है, और अगर चेंज हुआ है तो वो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होनी चाहिए। ऑडिट करते समय अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गया उसको, तो क्या परफॉर्म करना पड़ेगा?
एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर उसने प्रायर पीरियड भी ऑडिट किए हैं तो उसको 560 फॉलो करना पड़ेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा फॉर ऑल द पीरियड्स जो आपके रेफर्ड किया गया ऑडिट ओपिनियन में। स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना पड़ेगा रिगार्डिंग प्रायर पीरियड जो क्या हुआ है सेपरेटली डिस्क्लोज हुआ है हमारे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। समझ में आया क्या? बेसिकली ये क्वेश्चन यही था बस, नहीं है, इतना ही था ना। क्वेश्चन नंबर 36 और इधर आके देखो तो क्वेश्चन नंबर 36 मैजिक है कि नहीं अपने बुक और क्वेश्चन बैंक का। आओ क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ, ठीक है। ये इसमें नीचे वाला पढ़ लेते हैं या ऊपर वाला करते हैं? चलो ऊपर वाला कर लेते हैं। It was observed that the modified audit report of the financial statement of ULF Limited for the year ended 31st March 2019 depreciation मतलब 4.25 करोड़ का है जो चार्ज किया गया है ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L इंस्टेड ऑफ इन इट्स कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट अंडर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टेट इन द रिलेशन टू द audit for the year ended 31st March 2020 where such modification in the previous report would have audit implication for the current financial year 19-20 if yes how auditor is required to deal। तो सर देखो पिछले साल कोई क्वालिफाइड ओपिनियन गया है, देखो ना यहाँ पे और अच्छे से समझ में आता है। रुको एक बार वापस से बताता हूँ। आपने ऑब्जर्व किया कि मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट गई है फॉर द ईयर 19 वाली, जो 19 वाली रिपोर्ट थी वो क्या गई है? मॉडिफाइड गई है। और 20 में ये गलती ठीक हुई क्या? ये 20 में गलती ठीक नहीं हुई। तो सर ये अपना जो अपना कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स की ऑडिट रिपोर्टिंग कैसे होती है? अपन रेफर करते हैं क्या कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को? रेफर करते हैं क्या? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को जनरली नहीं रेफर करते एक्सेप्ट इन दी टू केसेस, जब पिछले साल वाली गलती अभी भी चल रही है और ठीक नहीं हुई है और अपने पास है ना, और वो गलती अनरिजॉल्व है, तो वापस से अपन उसको रेफर करेंगे। या फिर इस साल अपने पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि पहले गलती थी, तो अपन कौन सा ओपिनियन देते हैं? क्वालिफाइड और एडवर्स। याद है कि नहीं याद है? और बेसिस पैरा में हम लोग रेफर कर देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट के इफेक्ट की वजह से हमने क्या किया है? मॉडिफाइड कर दिया रिपोर्ट। ये सेम टू सेम ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये देखो, ये सेम टू सेम जो मैंने क्वेश्चन 37 में इतना डेटा आपको अलग से लिखाया था, ठीक है। और जिनके बुक में नहीं हो, नए बुक्स में सब में यही आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। डन, वेरी गुड। अभी 5 मिनट में 720 खत्म करके अपन बस काम खत्म। 720 में क्वेश्चन अमाउंट और अदर आइटम्स का एग्जांपल्स देना है जो अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड हुआ है। तो सर अमाउंट क्या था? मेरा फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा, मेरा रेशियो अच्छा, तो मेरा लिक्विडिटी आ गया, तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो अमाउंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया और ऑपरेटिंग डेटा, ठीक है। और अदर आइटम में क्या था? मेरे क्रिटिकल बिजनेस रिलेटेड पार्टी चेंज कर देते हैं ट्रेंड और स्ट्रेटेजीज। याद है कि नहीं याद है? तो क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टीमेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी, डिस्क्रिप्शन दे देना, गारंटी, इंडेमनिफिकेशन ऑब्लिगेशन का, चेंजेस इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन, ट्रेंड इन मार्केट प्राइस ऑफ की कमोडिटी रॉ मटेरियल का आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कहता है, इधर आओ, एग्जाम का क्वेश्चन है देखो, और इस साल भी आया था ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। जीएस एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपॉइंट किया गया स्टेट ऑडिटर्स। ऑडिट टीम ने कंप्लीट कर दिया ऑडिट और इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज आल्सो प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट। ऑडिट इन चार्ज वाज गोइंग थ्रू द ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व्ड की कंपनी हैज इंक्लूडेड एन आइटम इन इट्स एनुअल रिपोर्ट इंडिकेटिंग द डाउनवर्ड ट्रेंड इन द मार्केट प्राइस ऑफ की कमोडिटी, ठीक है। हाउएवर असली में क्या हुआ है? प्रॉफिट मार्जिन तो कंपनी का ऊपर गया, अदर इंफॉर्मेशन में डाउनवर्ड ट्रेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऊपर जा रहा है। तो मतलब ये इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन, है कि नहीं है दोस्तों? है ना। उधर एक जगह डाउनवर्ड दिखा दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपवर्ड जा रहा है, तो गलत है। इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सर एक बात बताओ, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको बोलोगे करेक्शन करने के लिए। उसने करेक्शन कर लिया तो ठीक है, अगर उसने करेक्शन नहीं किया तो कम्युनिकेट कर दोगे TCWG को, ठीक नहीं? याद है ये वाला पढ़ा क्या दोस्त? इधर देखो, साथ अगर आपको कोई गलती मिलती है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? पहले वो रिक्वेस्ट करेंगे ठीक कर ले, अगर ठीक कर लेता है तो डिटरमाइन करेंगे करेक्शन हो गया, रिफ्यूज कर देता है तो कम्युनिकेट कर देंगे मैटर TCWG के साथ, ठीक है। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो एग्जिस्ट करती है मिशन में वो ऑब्टेन हो गई प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब हमारे पास हमारा हथियार है और अभी तक गलती उन्होंने ठीक नहीं की है, ऑडिट रिपोर्ट हमारा हथियार है ना,
तो अब हम क्या कर देंगे सर, इसका इम्प्लीकेशन देख लेंगे ऑडिट रिपोर्ट में और विड्रॉल भी कर लेंगे। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हुआ है और ठीक नहीं किया तो परफॉर्म करना प्रोसीजर्स नेसेसरी, और क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन को कंसीडर करते हुए हम सीख करेंगे कि ये मैटर अप्रोप्रिएटली अटेंशन में आ जाए यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में। याद है ना? डन की नहीं? तो इधर आओ, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे अपन कि क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली अदर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो मतलब क्या ऑप्शन है अपने पास? करण बता, प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में अपने पास क्या है? अगर कोई रिपोर्ट में इसके इम्प्लीकेशन देखेंगे और Withdrawal कर सकते हैं। विड्रॉ कर, और विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिला है? ये हम देखेंगे कि एडिशनल क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं और है ना यूजर्स को कैसे बता सकते हैं। अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक है। तो सेम लाइन में, इफ अदर इन्फॉर्मेशन इज करेक्टेड तो परफॉर्म करना नेसेसरी प्रोसीजर्स, नहीं करेक्ट किए तो कम्युनिकेट करने के बाद भी टीसीडब्ल्यूजी को नहीं किया तो हमें क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन को ध्यान रखते हुए। सो थैंक यू सो मच गाइस।